जिसमें ये पर्टिकुलर चैप्टर का नाम दिया गया है एज रोटेशनल मोशन. सो इफ आई गो विथ गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, द चैप्टर नेम इज गिवन एज रोटेशनल डायनेमिक्स. एंड if you see rotational dynamics, if you see this chapter, you will come to know that कि एक्चुअल में टेक्स्ट बुक में हमको जो चैप्टर दिया है रोटेशनल डायनेमिक्स करके, दिस पर्टिकुलर चैप्टर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू चैप्टर्स. फर्स्ट चैप्टर इज सर्कुलर मोशन. जो दो चैप्टर्स इन्वॉल्व है यहाँ पे, उसमें से पहला चैप्टर कौन सा? सर्कुलर मोशन. एंड द सेकेंड चैप्टर इज जो हम स्टडी करने वाले हैं, दैट इज रोटेशनल मोशन. अभी आपको पहले से पता होगा क्योंकि आपने सर्कुलर मोशन चैप्टर स्टडी कर लिया है. सो जब आपने ये चैप्टर स्टडी किया होगा तो सर वुड हैव टोल्ड यू कि रोटेशनल डायनामिक्स है, उसमें दो पार्ट है, सर्कुलर मोशन एंड रोटेशनल मोशन. एंड यू आर डन विद सर्कुलर मोशन. नाउ आई होप क्लास कि सर्कुलर मोशन के जो बेसिक्स है, जो फंडामेंटल्स है, वो आपको अच्छी तरीके से याद है. यू आर अवेयर ऑफ इट, क्योंकि ये चैप्टर में इसके जो भी बेसिक्स है, फंडामेंटल्स है, द कॉन्सेप्ट्स विच यू हैव स्टडीड इन सर्कुलर मोशन, वो कॉन्सेप्ट्स को, बेसिक्स को हम रोटेशनल मोशन में अप्लाई करेंगे. एंड इसके जो भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं, जो भी बेसिक्स होते हैं, वो एक मेजर लेवल पे यूज़ होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होगा यहाँ पे. सो आई होप जो भी फंडामेंटल्स है यू रिमेंबर इट. हम फिर से एक बार रिवाइज करेंगे चैप्टर में जो भी फंडामेंटल्स है, बट स्टिल ट्राई टू रिमेंबर इट. नाउ क्लास कमिंग ऑन टू रोटेशनल मोशन. अब देखो क्लास, हम ऐसा कह सकते हैं कि रोटेशनल मोशन इज एंड पार्ट ऑफ सर्कुलर मोशन, द एंड गेम. रोटेशनल मोशन जो है ये एंड है सर्कुलर मोशन का, ये एंड है रोटेशनल डायनामिक्स का. ऐसा कह सकते हैं कि रोटेशनल मोशन इज क्लाइमैक्स ऑफ सर्कुलर मोशन. एंड इफ आई टॉक अबाउट क्लाइमैक्स क्लास, सो क्लाइमैक्स कोई भी चीज़ का हमेशा बहुत इंटरेस्टिंग होता है और हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना. सेम गोज फॉर रोटेशनल मोशन. रोटेशनल मोशन इंटरेस्टिंग भी है, प्लस रोटेशनल मोशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इंपॉर्टेंट किसके रिस्पेक्ट से? बड़ा ऑब्वियस था, एग्जामिनेशन के रिस्पेक्ट से. इफ आई टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर एंट्रेंस एग्जामिनेशन और बोर्ड्स एग्जामिनेशन, हर पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए एंड फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, फॉर एवरी एग्जामिनेशन, दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ आई टॉक अबाउट नीट एग्जामिनेशन, सो एटलीस्ट 2 या 3 क्वेश्चन आते हैं. इफ आई टॉक अबाउट JEE मेंस, JEE एडवांस, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. At least 2 or 3 questions in that examination also. And if I talk about boards, 3 to 5 marks from this chapter. So overall कोई भी एग्जाम लोग कंसिडर करें, ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है. CET का भी अगर बात करो तो उसमें भी क्वेश्चंस होता ही है, 2 या 3 क्वेश्चंस होता ही है. सो इंपॉर्टेंट चैप्टर है. सो इंटरेस्टिंग भी है एंड इम्पॉर्टेंट भी है. सो प्लीज़ जितने भी वीडियोज़ वगैरह आएंगे उसको बहुत केयरफुली देखना एंड अंडरस्टैंड करना. सब कुछ इंटरेस्टिंग है. अगर आप ध्यान से अगर स्टडी करोगे, इफ यू विल फुल्ली पे अटेंशन, यू विल एंजॉय द चैप्टर. नाउ क्लास मूविंग ऑन. अब बात करते हैं अबाउट रोटेशनल मोशन. विदाउट फर्दर अडू लेट अस स्टार्ट द चैप्टर. सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं व्हाट इज द फ्लो ऑफ चैप्टर. ये चैप्टर में हम क्या स्टडी करने वाले हैं, हाउ वी विल प्रोसीड इन दिस चैप्टर, हमारा प्रोग्रेस कैसे होगा. नाउ क्लास द वेरी फर्स्ट थिंग इन रोटेशनल मोशन विच वी स्टडी इज दैट इज रोटेशनल काइनेमेटिक्स. हम क्या स्टडी करते हैं? रोटेशनल काइनेमेटिक्स. अब क्लास रोटेशनल काइनेमेटिक्स क्या होगा? सो काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? रोटेशनल काइनेमेटिक्स का मतलब ये होगा द टर्म्स यूज्ड इन रोटेशनल मोशन. द टर्म्स यूज्ड इन रोटेशनल मोशन. हम कोई भी चैप्टर स्टडी करते तो उसमें फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व होता है ना.
सो वैसे ही रोटेशनल मोशन में टर्म्स इन्वॉल्व होंगे जिसको हम क्या कहेंगे, रोटेशनल काइनेमेटिक्स। सो रोटेशनल काइनेमेटिक्स में हम जितने भी ये चैप्टर में हम टर्म्स यूज करने वाले हैं उसके बिहाफ पे हम यहाँ पे उसके बेसिस पे हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं। नाउ क्लास, आपने ऑलरेडी मोशन के बहुत सारे चैप्टर्स पढ़े हुए हैं 11th स्टैंडर्ड में। यू हैव स्टडीड मोशन इन 1D 2D, है ना, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल मोशन, लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन एंड ऑल। फिर उसके बाद 12th स्टैंडर्ड में आपने पहला चैप्टर स्टडी कर लिया, सर्कुलर मोशन। सो क्लास, ये चैप्टर्स में आपने बहुत सारे टर्म्स ऑलरेडी डिफाइन किए हैं। सो वही कॉमन टर्म्स को मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ, प्लस सम न्यू टर्म्स। सो पहले आपने मोशन से रिलेटेड जो टर्म स्टडी किए हैं डिफरेंट डिफरेंट मोशंस के लिए, वही यहाँ पे यूज होने वाला है। प्लस हम कुछ और टर्म्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, जैसे आपने मोशन इन 1D में, मोशन इन 2D में पढ़ा है ना। इफ आई टॉक अबाउट अ लीनियर मोशन, सो लीनियर मोशन से रिलेटेड देयर इज लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, यस और नो, देयर आर काइनेमेटिक इक्वेशंस। फिर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा। सो सर्कुलर मोशन में लीनियर के जगह पे क्या आता है, एंगुलर ना, क्योंकि एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ एंगल। सो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसी के टर्म्स में आपने सब कुछ डिफाइन किया। सो क्लास, ये जो टर्म्स है जो लीनियर मोशन में स्टडी किया, लीनियर टर्म्स, सर्कुलर मोशन में स्टडी किया, सर्कुलर टर्म्स, एंगुलर टर्म्स, ये सब यहाँ पे यूज होने वाले हैं, प्लस कुछ न्यू टर्म्स। सो ये सब हम स्टडी करते हैं किसमें, रोटेशनल काइनेमेटिक्स में। Second part of the chapter is moment of inertia. हम स्टडी करेंगे moment of inertia, and moment of inertia is denoted by capital I. अब क्लास, ऐसा कह सकते हो कि ये जो moment of inertia का कॉन्सेप्ट है ना, this particular thing is backbone of this chapter. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अगर आपको समझ गया, सो 50 to 60% ऑफ द थिंग्स इन दिस चैप्टर इज डन। फिर सिर्फ ऐड करते जाना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, ये कैसे होगा, कैसे हम इसको स्टडी करेंगे, क्या क्या स्टडी करना है, सब हम डिस्कस करने वाले हैं इन डिटेल। सो सेकेंड पार्ट इज गोइंग टू बी मोमेंट ऑफ इनर्शिया। थर्ड पार्ट इज रोटेशनल डायनामिक्स। थर्ड पार्ट क्या है, रोटेशनल डायनामिक्स। अब रोटेशनल डायनामिक्स, डायनामिक्स का मतलब क्या होता है, सी, डायनामिक्स का मतलब होता है कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। अरे भाई, मोशन हो रहा है ना, सो मोशन के लिए कोई ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना। कौन सा मोशन हो रहा है, रोटेशनल मोशन। सो वी आर गोइंग टू स्टडी कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। और ये कहीं ना कहीं आपको पता है कि रोटेशनल मोशन किसकी वजह से होता है। बोलो, मोशन किसकी वजह से होता है, फोर्स ना। इफ आई टॉक अबाउट लीनियर मोशन, सो फोर्स। आई एम टॉकिंग अबाउट रोटेशनल मोशन, सो रोटेशनल मोशन के लिए फोर्स किसके टर्म्स में होता है, टॉर्क ना। स्टडी किया है कि नहीं आपने, ये पहले भी डिस्कस हुआ है, यस और नो, 11th स्टैंडर्ड में, कि रोटेशनल मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टॉर्क। इफ यू अप्लाई अ टॉर्क ऑन अ पर्टिकुलर बॉडी, ऑन अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, it will perform rotational motion. So ये टॉर्क क्या होता है आपने 11th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है। हम यहाँ पे इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर हम और डिटेल में स्टडी करेंगे। सो दिस इज द थर्ड पार्ट, द कॉज ऑफ रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन किसकी वजह से हो रहा है। नेक्स्ट इज, फोर्थ इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज रोलिंग मोशन। हम स्टडी करते हैं अबाउट रोलिंग मोशन। क्लास, रोलिंग मोशन, एक बॉडी रोल कर रहा है, ये आपने बहुत बार ऑब्जर्व किया है डेली लाइफ में, है ना। इफ़ आई टॉक अबाउट अ ट्रक, इफ़ आई टॉक अबाउट अ बाइक, इफ़ आई टॉक अबाउट अ साइकिल, इसमें क्या हो रहा है, उसका टायर होता है, टायर वो रोल करता है ना। इफ़ आई टॉक अबाउट अ फुटबॉल, इफ़ आई टॉक अबाउट अ बॉल, वो क्या करता है, रोल करता है ना, यस और नो। सो ये कौन सा मोशन है, रोलिंग मोशन है। टेक्निकली रोलिंग मोशन क्या होता है, सी, टेक्निकली रोलिंग मोशन इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। रोलिंग मोशन क्या है,
इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन एंड रोटेशनल मोशन. ट्रांसलेशनल मोशन क्या होगा? बॉडी मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ना, ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन. और रोटेशनल मतलब क्या होगा? बॉडी स्पिनिंग. सो ये दोनों जब साथ में होता है साइमल्टेनियसली, वो मोशन को हम लोग क्या कहते हैं? रोलिंग मोशन. सो इफ आई टॉक अबाउट टायर ऑफ अ ट्रक ना, सो टायर क्या कर रहा है? आगे भी बढ़ रहा है, मतलब क्या कर रहा है? ट्रांसलेशनल मोशन. प्लस वो रोल भी कर रहा है, सॉरी प्लस वो रोटेट भी कर रहा है, स्पिन भी कर रहा है, मतलब कौन सा मोशन? रोटेशनल मोशन. सो इफ आई टॉक अबाउट अ टायर हियर, ऐसा मैंने एक टायर कंसिडर किया लाइक दिस. अगर एक टायर है, सो टायर क्या कर रहा है? आगे भी बढ़ रहा है ना, ऐसा. इट इज मूविंग फॉरवर्ड, प्लस इट इज ऑल्सो रोटेटिंग ना, लाइक दिस. सो जब भी कोई भी लीनियर मोशन होता है, आगे बढ़ने वाला मोशन होता है, सीधा मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन, तो स्पीड कौन सा होगा? लीनियर वेलोसिटी v ना. और जब भी वो रोटेट करेगा, घूमेगा, सो घूमने वाला स्पीड कौन सा होता है? एंगुलर वेलोसिटी ना. सो इट विल ऑल्सो हैव लीनियर वेलोसिटी, इट विल ऑल्सो हैव एंगुलर वेलोसिटी. सो ट्रांसलेशनल मोशन प्लस रोटेशनल मोशन क्या होगा? रोलिंग मोशन. सो ये मोशन को हमको स्टडी करना है इन डिटेल के रोलिंग मोशन एक्चुअल में क्या होता है. सो दिस आर द 4 पार्ट्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, इन द चैप्टर रोटेशनल मोशन. अभी आज के चैप्टर में, आज के लेक्चर में हम ट्राई करेंगे टू कवर दिस पर्टिकुलर पार्ट, रोटेशनल काइनेमेटिक्स. समझ में आ रहा है क्लास? सो आई होप क्लास दिस इज वेरी मच क्लियर विथ यू. नाउ क्लास, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट कॉन्सेप्ट. सबसे पहला कॉन्सेप्ट स्टडी करते हैं हम लोग अभी. सो द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी टॉक अबाउट इज कि डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड अ बॉडी. कि एक पार्टिकल में और एक बॉडी में डिफरेंस क्या होता है. पार्टिकल को हम पॉइंट मास, पॉइंट ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, और बॉडी को हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स भी कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स. बहुत सारे पार्टिकल्स है, एक साथ मिलकर क्या बनाएगा? बॉडी. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पार्टिकल एंड अ बॉडी? अंडरस्टैंड करना. नाउ क्लास, फिजिक्स में इफ आई टॉक अबाउट स्मॉल मासेस, पॉइंट मासेस, दैट इज इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, एटम, न्यूक्लियस, यस और नो. सो ये सब जो है क्लास, ये सब पॉइंट मासेस है ना, पॉइंट ऑब्जेक्ट है, बहुत ही स्मॉल मासेस है. तो ये सब पार्टिकल्स को मैं क्या कहता हूँ? सॉरी, ये सब जो पॉइंट मासेस उसको मैं क्या कहता हूँ? पार्टिकल्स ना. ऑल दिस पर्टिकुलर पॉइंट मासेस, स्मॉल मासेस आर सेड टू बी व्हाट? पार्टिकल्स. सो फिजिक्स में एक ये सेक्शन है जहां पे मास बहुत कम है, उसको मैं क्या बोला था? पार्टिकल्स. नाउ क्लास, दूसरा पार्ट क्या है? अंडरस्टैंड करना. अब क्लास, इफ आई ऑब्जर्व द नेचर, कैन आई से हमारे पास बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट शेप है, डिफरेंट डिफरेंट साइज है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं. सो क्लास, अभी ये जो ऑब्जेक्ट्स नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, इसको मैं पार्टिकल भी कह सकता हूँ, इसको मैं बॉडी भी कह सकता हूँ. पहले जो मैंने इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन वगैरह की बात किया, वो तो पार्टिकल है ही, वो तो छोटा मासेस है, तो उसको मैं पार्टिकल ही कहूँगा बाय डिफॉल्ट. बट क्लास, नेचर में जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स भी प्रेजेंट है, जिसका शेप एंड साइज एक एक्चुअल नॉर्मल शेप एंड साइज है, उसको भी मैं पार्टिकल कह सकता हूँ, उसको भी मैं बॉडी कह सकता हूँ. दैट पर्टिकुलर सेम ऑब्जेक्ट कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज पार्टिकल एंड कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज बॉडी. अब ये कब होगा? कब मैं उसको पार्टिकल कहूँगा, कब मैं उसको बॉडी कहूँगा? सो ये हमको डिसाइड करना है. सो क्लास, इफ आई टॉक अबाउट एनी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, if I talk about any particular object, so object can also be called as particle and object can also be called as body. ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करता है कंडीशन पे. दिस डिपेंड्स ऑन द कंडीशन. सो एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए एक ऐसा कंडीशन आएगा जिसमें हम ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? पार्टिकल. और एक ऐसा कंडीशन होगा जिसमें हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे? बॉडी. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द कंडीशन. कंडीशन 1, क्लास, मान लो द ऑब्जेक्ट विच वी आर कंसिडरिंग इज इन मोशन. वो मोशन में. सो क्लास, जब वो मोशन करेगा तो कहना है वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करेगा. सो अंडरस्टैंड करना भी फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? इफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट
if the distance traveled by the object during the motion is not comparable to size of the object, is not comparable to size of the object, then the object is called as particle. Then the object is called as particle. If the distance traveled by the object during the motion is not comparable to the size of the object, then the object is said to be a particle. So class, ये statement का मतलब क्या होगा? If the distance traveled by the object during the motion is not comparable, इसका मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट जब मोशन परफॉर्म करेगा और वो जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो इतना ज़्यादा होगा कि उसके सामने साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी वेरी स्मॉल, सच दैट हम दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते. सो डिस्टेंस काफ़ी बड़ा है और साइज काफ़ी छोटा है, सो दे आर नॉट कंपेरेबल. ऐसे ये स्टेटमेंट का मतलब वो होगा. सो जब भी ऐसा होगा, सो गिवन ऑब्जेक्ट को हम क्या कंसिडर करेंगे एज ए पार्टिकल. So what is the condition? If the distance traveled by the object during the motion is not comparable to size of the object, then the object is called as particle. Example ले लेते. If I consider a revolution of Earth around Sun, if I consider a revolution of Moon around Earth, so class ये दोनों केस में Earth जब Sun के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, so हम Earth को एज अ पार्टिकल कंसिडर करते हैं. मून जब अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, हम मून को एज अ पार्टिकल कंसिडर करते हैं. आपने सर्कुलर मोशन चैप्टर में स्टडी किया होगा कि व्हेन द अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड सन, अर्थ इज अ पार्टिकल. व्हेन द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, मून इज अ पार्टिकल. क्यों ऐसा? अंडरस्टैंड कर रहा ना. अर्थ जब सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, सो कैन आई से वो जो ऑर्बिट में रिवॉल्व करेगा वो ऑर्बिट का साइज काफी बड़ा है. So the distance traveled by the earth during the circular motion is very large ना, as compared to the size of the earth. जो अर्थ का साइज है और वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है वो कंपेरेबल नहीं है. डिस्टेंस काफी ज्यादा है, साइज काफी छोटा है, इसलिए मैं अर्थ को क्या कंसिडर करता हूँ? पार्टिकल. सेम गोस फॉर मून. When moon is revolving around earth, can I say the distance traveled by the moon, वो जो ऑर्बिट का डिस्टेंस है and the size of the moon are not comparable ना. डिस्टेंस काफी ज्यादा है, मून का साइज कंपेयर टू द डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल. देयरफॉर मून को मैं क्या कंसिडर करूंगा? पार्टिकल. यस और नो? हाँ या ना? मान लो मेरा एग्जांपल लेता हूं. मैं ट्रैवल कर रहा हूं. सो मान लो मैं यहां से 10 किलोमीटर वॉक करके जाता हूं. मैं सीधा वॉक कर रहा हूं. सो मैं यहां से 10 किलोमीटर तक वॉक करता हूं. कैन आई से मैंने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया? 10 किलोमीटर. अरे मेरा जो साइज है वो सेंटीमीटर्स में ना. So the distance traveled is in kilometers. My size is in centimeters. Can I say my size is very small as compared to the distance traveled? So बोलो मैं अपने आप को क्या कहूँगा? मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ ना, so मैं अपने आप को क्या कहूँगा? पार्टिकल ना. अभी के लिए मैं क्या हूँ? पार्टिकल. Why? Because the distance traveled is not comparable to my size. So I right now am a particle. Do you get my point, class? So ये कंडीशन होगा for an object to be a particle. आई होप ये क्लियर है आपको. सेकेंड कंडीशन क्या होगा? इसका उल्टा. सो कंडीशन 2 इज ऑपोजिट ऑफ दिस. इफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट during the motion is comparable to size of object, it is called as body. The object is called as body. Do you get my point, class? So if the distance traveled by the object during the motion is comparable to size of the object, उसको हम क्या कहेंगे? बॉडी कहेंगे. क्या कहेंगे? बॉडी.
सो इट इज सेड टू बी अ बॉडी. सो इसका उल्टा केस है ना क्लास. सो अगर डिस्टेंस कंपेरेबल है तो बॉडी होगा. मतलब क्या कि ऑब्जेक्ट ने इतना डिस्टेंस ट्रैवल किया है सच दैट द डिस्टेंस एंड द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट आर ऑलमोस्ट सिमिलर ना. वैसा ही है कि अगर डिस्टेंस सेंटीमीटर में तो साइज भी किसमें सेंटीमीटर में, अगर डिस्टेंस मीटर में तो साइज भी किसमें मीटर्स में. सो दे आर कंपेरेबल. सो ऐसा जब भी होगा तो हम वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे, बॉडी. इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं. मान लो इफ आई टेक एग्जांपल ऑफ अर्थ. पहले अर्थ का हमने कौन सा एग्जांपल लिया था, रेवोल्यूशन वाला. मान लो अभी अर्थ रोटेट कर रहा है, अर्थ रिवॉल्व भी करता है और अर्थ रोटेट भी करता है. सो नाउ इफ आई टॉक अबाउट रोटेशन ऑफ अर्थ, कैन आई से रोटेशन ऑफ अर्थ के लिए हम अर्थ को क्या कहते हैं, बॉडी ना. अर्थ एज अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन एक्सिस. सो क्लास क्यों हमने यहाँ पे उसको बॉडी कंसिडर किया, क्योंकि देखो जब अर्थ रोटेट कर रहा है तो वो जो डिस्टेंस कवर कर रहा है और उसका जो साइज है, कैन आई से दे आर कंपेरेबल ना, दे आर ऑलमोस्ट सेम. यस और नो, वो कंपेरेबल है. सो इसलिए हम अर्थ को क्या कंसिडर कर रहे हैं, एज अ बॉडी. यस और नो. अब मान लो मेरा एग्जांपल ले दो. अब मैं 10 किलोमीटर ट्रैवल नहीं कर रहा हूं, आई एम जस्ट वॉकिंग फ्यू स्टेप्स. मैं यहां से यहां ऐसे ट्रैवल करता हूं, यहां से यहां ऐसा मोशन करता हूं. सो कैन आई से मैंने जो डिस्टेंस कवर किया और मेरा जो साइज है वो कंपेरेबल है ना. सो अगर वो कंपेरेबल है सो अब मैं अपने आप को क्या कंसिडर करूंगा, एज अ पार्टिकल और अ बॉडी. बड़ा ऑब्वियस ना, आई एम अ बॉडी. सो जब भी डिस्टेंस और साइज कंपेरेबल है उसको हम क्या कहते हैं, बॉडी. है ना, समझ में आ रहा है क्लास. और ये एग्जांपल लिया मैंने. मान लो इफ आई जंप, मैं 2 जंप कर रहा हूं. माई फर्स्ट जंप इज फ्रॉम 6 फीट. मैं 6 फीट हाइट से जंप करता हूं. एंड माई सेकेंड जंप इज फ्रॉम 600 फीट. मैं 600 फीट से जंप करता हूं. सो कैन आई से जब मैं 6 फीट से जंप कर रहा हूं तो मेरा जो हाइट है एंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड ड्यूरिंग द मोशन, जब मैं जंप कर रहा हूं तो आई एम ट्रैवलिंग सम डिस्टेंस ना, आई एम परफॉर्मिंग अ मोशन. सो द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज 6 फीट और मेरा जो साइज है, मेरा जो हाइट है वो भी फीट्स में होगा और ऑलमोस्ट कंपेरेबल होगा ना. सो कैन आई से द डिस्टेंस ट्रैवल एंड द साइज आर कंपेरेबल ना. सो अभी के लिए 6 फीट से जब जंप करूंगा सो आई एम अ पार्टिकल और बॉडी. बड़ा ऑब्वियस है, आई एम अ बॉडी. और जब मैं 600 फीट से जंप कर रहा हूं, आई एम जंपिंग फ्रॉम 600 फीट, कैन आई से द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज मच लार्जर ना एज कंपेयर टू माई साइज. यस और नो. सो कैन आई से यहाँ पे मैं ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या कंसिडर करूँगा, मैं अपने आप को क्या कंसिडर करूँगा, पार्टिकल. बिकॉज द डिस्टेंस इज मच ग्रेटर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. समझ में आ रहा है क्लास. सो जब भी डिस्टेंस कंपेरेबल होगा साइज से, इट इज अ बॉडी. और जब भी डिस्टेंस कंपेरेबल नहीं होगा, इट इज अ पार्टिकल. इट इज एज सिंपल एज दैट. सो दिस इज द कंडीशन फॉर ऑब्जेक्ट टू बी अ पार्टिकल, टू बी अ बॉडी. आई होप क्लास ये जो भी डिस्कशन मैंने की है, दिस इज वेरी मच क्लियर विथ यू. समझ में आ रहा है क्लास. नाउ नेक्स्ट क्लास मूविंग ऑन. चलो नेक्स्ट डिस्कशन करते हैं. नाउ क्लास ऑन द बेसिस ऑफ either the object is particle or a body, on the basis of either the object is particle or a body, हमने मोशन को डिफरेंशिएट किया. सबसे पहले तो अगर मुझे मोशन को डिफाइन करना है, हम किसके टर्म्स में डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, मोशन ना. सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज इफ आई वांट टू डिफाइन मोशन, बोलो मोशन क्या होगा. कैन आई से इट इज चेंज इन पोजिशन of an object. It is change in position of an object with respect to time and surrounding. With respect to time and surrounding. ये चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, मोशन. कोई भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कोई भी पर्टिकुलर पार्टिकल, बॉडी जब अपना पोजीशन चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोशन. मान लो मैं यहाँ पे अपना पोजीशन चेंज कर रहा हूँ बार बार विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग. सो मैं क्या कर रहा हूँ अभी, मोशन. सो एनीथिंग विच चेंजेस पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड सराउंडिंग इज सेड टू बी इन मोशन. अब क्लास मैंने क्या कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑब्जेक्ट बीइंग अ पार्टिकल एंड अ बॉडी वी डिफरेंशिएट मोशन. मतलब जब एक ऑब्जेक्ट को मैं पार्टिकल कंसिडर करूंगा, सो एज अ पार्टिकल वो कुछ मोशन परफॉर्म करता है. एंड जब मैं ऑब्जेक्ट को बॉडी कंसिडर करूंगा, सो एज अ बॉडी
वो कुछ मोशन परफॉर्म करेगा। अभी हमको ये अंडरस्टैंड करना है कि ये डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, कि जब पार्टिकल होगा तो कौन सा मोशन करेगा, जब बॉडी होगा तो कौन सा मोशन करेगा। सो अभी अंडरस्टैंड करना, सबसे पहले आई टॉक अबाउट दिस पार्टिकल। सबसे पहले मैं बात करता हूं अबाउट अ पार्टिकल। सो क्लास, जब मैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को पार्टिकल कंसिडर करता हूं, पार्टिकल कब होगा, व्हेन द डिस्टेंस ट्रैवल ड्यूरिंग द मोशन इज मच लार्जर, इज नॉट कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो तो याद रखना है आपको। तो जब भी बॉडी पार्टिकल होगा, जब भी डिस्टेंस काफी ज्यादा ट्रैवल करेगा एज कंपेयर टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, तो देखो वो कौन सा मोशन करता है। द वेरी फर्स्ट मोशन इज लीनियर मोशन। द वेरी फर्स्ट मोशन इज लीनियर मोशन। सो लीनियर मोशन हमेशा कौन परफॉर्म करता है, पार्टिकल। आपने स्टडी किया होगा 11th स्टैंडर्ड में कि जब भी लीनियर मोशन आ रहा है, सो आप क्या कंसिडर करो, पार्टिकल। यस और नो। लीनियर मोशन होता क्या है कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है विद लीनियर वेलोसिटी v ना, एंड इट विल कीप ऑन मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। तो जब भी एक पार्टिकल स्ट्रेट पाथ के अलोंग मूव करता रहेगा विद वेलोसिटी v, है ना, उसको हमने क्या कहेंगे, लीनियर मोशन। सो मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ कौन परफॉर्म करेगा, पार्टिकल। ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर मोशन। यस और नो। और इसमें होगा क्या, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी मच लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सो अगर मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि मैं 10 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ ना, और मैं सीधा ही चल रहा हूँ, मैं कहीं पे भी अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा हूँ। सो कैन आई से आई एम मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ एंड माई साइज and the distance which I am traveling are not comparable ना, so I am a particle. So can I say being a particle I am traveling along a straight path? ऐसे मोशन को मैं क्या कहूँगा, लीनियर मोशन। क्या कहूँगा, लीनियर मोशन। यस और नो। लीनियर मोशन का और एक टाइप होता है जो आपने ऑलरेडी स्टडी की है, समथिंग कॉल्ड एज प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें भी आप ऑब्जेक्ट को क्या कंसिडर करते हो, एज ए पार्टिकल। यस और नो। प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि आप ऑब्जेक्ट को, पार्टिकल को थ्रो करते हो एट सम एंगल ना विथ रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल, और वो क्या करता है, पैराबोलिक पाथ ट्रैवल करता है, और कौन सा मोशन करता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। सो प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए हम लोग ऑब्जेक्ट को क्या कंसिडर करते हैं, एज ए पार्टिकल। यस और नो। नेक्स्ट इज सेकेंड इज, और ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, इट इज अ केस ऑफ लीनियर मोशन, इट इज अ पार्ट ऑफ लीनियर मोशन, सिर्फ एक एंगल पे थ्रो किया। दिस इज मोशन इन 1D, दिस इज व्हाट, मोशन इन 2D। नेक्स्ट जो आपने पूरा चैप्टर स्टडी किया है, समथिंग कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन भी कौन परफॉर्म करता है, पार्टिकल। सर्कुलर मोशन करवाने के लिए हमको क्या चाहिए, पार्टिकल। अभी हमने डिस्कस किया था ना, अर्थ रिवॉल्व कर रहा है, मून रिवॉल्व कर रहा है, सो हमने अर्थ और मून को क्या कंसिडर किया था, पार्टिकल। तो जब भी सर्कुलर मोशन होगा, सो सर्कुलर मोशन हमेशा कौन करेगा, पार्टिकल। अरे आपने स्टडी किया है ना भाई, आपने डिफाइन कैसे किया सर्कुलर मोशन को, मोशन ऑफ अ पार्टिकल, मोशन ऑफ अ पार्टिकल अलोंग द सर्कमफरेंस ऑफ अ सर्कल इज सेड टू बी व्हाट, सर्कुलर मोशन। आप थोड़ा सा रिकॉल करो, जितने भी एग्जांपल्स भी आपने सॉल्व किए ना, उसमें आप हमेशा पार्टिकल ही कंसिडर कर रहे थे। आपने क्लॉक का बात किया, सो क्लॉक के हैंड का बात किया, तो पूरे हैंड का बात कभी नहीं किया। यू आर टॉकिंग अबाउट द टिप ऑफ द हैंड ना, क्वेश्चन रीड करना, टिप ऑफ द हैंड, टिप ऑफ द सेकेंड्स हैंड, टिप ऑफ द आवर हैंड, टिप ऑफ द मिनट हैंड, टिप की बात कर रहे हो, एक पर्टिकुलर पार्टिकल की बात कर रहे हो। यस और नो। फैन रोटेट कर रहा है, सो फैन जब रोटेट कर रहा है तो आप फैन की बात नहीं कर रहे हो, आप क्या कहते हो, फैन के टिप पे आपने एक ऑब्जेक्ट प्लेस किया है, यू आर प्लेसिंग अ कॉइन, यू आर प्लेसिंग समथिंग। आपने डिस्क का बात किया कि डिस्क रोटेट कर रहा है, तो उसके ऊपर आपने एक कॉइन प्लेस किया है, सो वो कॉइन क्या है, पार्टिकल। तो आप कॉइन के टर्म्स में स्टडी कर रहे हो, पार्टिकल के टर्म्स में स्टडी कर रहे हो सर्कुलर मोशन को। तो सर्कुलर मोशन इज ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, पार्टिकल। एक पार्टिकल हमेशा क्या करता है, सर्कुलर मोशन कंसिडर करता है। आपने हमेशा पूरे चैप्टर में आप ऑब्जर्व करना, अभी अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो ऑब्जर्व करना, सर्कुलर मोशन हमेशा कौन कर रहा है, पार्टिकल। अ पार्टिकल इज मूविंग अलोंग द सर्कल। सो लीनियर मोशन कौन करता है, पार्टिकल। सर्कुलर मोशन कौन करता है, पार्टिकल। थर्ड टाइप ऑफ मोशन विच अ पार्टिकल परफॉर्म्स इज ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेशन भी कौन करता है, पार्टिकल, जिसको हम लोग वाइब्रेशनल मोशन भी कहते हैं, जिसको हम लोग ऑसिलेशन भी कहते हैं, जिसको हम लोग SHM भी कहते हैं, अगर आपको याद होगा तो, सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमने साउंड वेव चैप्टर डिस्कस किया था ना, तो साउंड वेव चैप्टर में हमने क्या कहा था,
कि वेव के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, वाइब्रेशन, और एक मीडियम के पार्टिकल्स वाइब्रेट करता है। सो वाइब्रेशनल मोशन के लिए हमने किसको कंसीडर किया, पार्टिकल को ना, हु इज वाइब्रेटिंग, पार्टिकल। सो पार्टिकल क्या करता है, ऑसिलेशन, पार्टिकल क्या करता है, वाइब्रेशन। यू गेट माई पॉइंट। सो एन ऑब्जेक्ट बीइंग अ पार्टिकल ये सब मोशन कर सकता है, लीनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल, सर्कुलर एंड ऑसिलेशन, ये सब आपने पढ़ लिया है, ये आपका पढ़ना बाकी है। विद टाइम 12th स्टैंडर्ड में आप ये भी स्टडी कर लो। सो बीइंग अ पार्टिकल ये सारे मोशन पार्टिकल परफॉर्म कर सकता है। नाउ क्लास अगर मैं आगे बात करूं, सो आपने 11th स्टैंडर्ड में लीनियर मोशन को स्टडी किया हुआ है, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, प्रोजेक्टाइल मोशन को, एंड आपने सर्कुलर मोशन भी स्टडी कर लिया। अब क्लास इसमें जो टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं ना, वो टर्म्स को हम रोटेशनल मोशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये मोशन मिलके ही रोटेशनल मोशन बनता है। अभी जब मैं रोटेशनल मोशन को डिफाइन करूँगा तो आपको समझेगा व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। बट उसके पहले हमको लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन के टर्म्स में सबसे पहले एक एनालॉजी बनाना है, वेर वी कंपेयर लीनियर मोशन के टर्म्स एंड सर्कुलर मोशन के टर्म्स। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अबाउट द टर्म्स रिलेटेड टू लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। नाउ क्लास इफ आई टॉक अबाउट, we are creating an analogy between linear motion and circular motion. So understand करना what is comparison of linear motion and circular motion. अब सी जब आपने linear motion स्टडी किया था, so linear motion में कुछ टर्म्स को डिफाइन किया था। सबसे पहला टर्म कौन सा था, linear displacement, second was linear velocity, third was linear acceleration. Yes or no? इनके टर्म्स में रिलेशन भी था। If I write this as a displacement, so we know velocity is a rate of change of displacement. Yes or no? Acceleration is a rate of change of velocity, where acceleration can also be written as a d square x upon dt square, double derivative of displacement ना। तो ये सब आपको पता है। So जब भी लीनियर मोशन को आपको डिस्क्राइब करना होता है तो ये सारे टर्म्स इन्वॉल्व होता है। फिर आपने स्टडी किया ना, इफ द लीनियर मोशन, इफ द मोशन इज परफॉर्म्ड विथ यूनिफॉर्म स्पीड, बोलो कौन सा फॉर्मूला आ जाता है, कैन आई से इट इज स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। नाउ इफ आई टॉक अबाउट लीनियर मोशन विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, तो उसमें क्या इन्वॉल्व होता है, काइनेमेटिकल इक्वेशन ना, कौन सा होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v square is equal to u square plus 2as, s is equal to ut plus half of at square. Yes or no? If I talk about in nth second, या तो डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, चलो वैसे ही लिख देते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकेंड, एक पर्टिकुलर सेकेंड में। सो क्या होता है इसका फॉर्मूला, s of ns, कैन आई से इट इज u प्लस a by 2 into 2n minus 1. This is the formula na, this is the way we describe the formula for linear motion. तो जब भी हम लोग linear motion को डिस्कस करते हैं तो ये सब इन्वॉल्व होता है ना। तो क्लास जब भी हम लोग सर्कुलर मोशन पे जाते हैं, so instead of linear motion if the particle is performing circular motion, सर्कल ट्रेस कर रहा है ऐसा, ये उसका सेंटर है, ऐसा सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है पार्टिकल। सो क्लास व्हेन आई टॉक अबाउट सर्कुलर मोशन, बोला एक्चुअल में सर्कुलर मोशन होता क्या है, कैन आई से सर्कुलर मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ लीनियर मोशन ना। सर्कुलर मोशन इज अ स्पेशल केस ऑफ लीनियर मोशन। सर्कुलर मोशन लीनियर मोशन ही है। होता क्या है कि यहाँ पे एक पार्टिकल है ऐसा, बोलो एक्चुअल में पार्टिकल ट्राई क्या कर रहा है, टू परफॉर्म लीनियर मोशन ओनली ना। इसीलिए पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन करता है उसके पास एक्चुअल में क्या होता है, लीनियर वेलोसिटी ना। सो पार्टिकल इज ट्राइंग टू मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ओनली, वो लीनियर मोशन करने का ही ट्राई कर रहा है। बट होता क्या है कि जैसे जैसे आगे बढ़ता है, सो बोलो विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर अलोंग द रेडियस एंड टूवर्ड द सेंटर, उस पर एक एक्सेलरेशन लगता है, उस पर एक फोर्स लगता है ना। And that particular acceleration, that particular force is said to be what? Centripetal acceleration or centripetal force, due to which ये पार्टिकल के वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है ना ऐसा।
अरे यस और नो, ऐसा चेंज होते जाएगा लाइक दिस। और बोलो पार्टिकल कौन सा मोशन करता है? इट परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन। सो याद रखने का हमेशा, पार्टिकल हमेशा क्या ट्राई कर रहा है? टू परफॉर्म लीनियर मोशन ओनली, बट ड्यू टू सम कंडीशंस। व्हाट आर द कंडीशंस? कि वो पार्टिकल जो लीनियर मोशन करने का ट्राई कर रहा है उसके ऊपर क्या लग रहा है? एक्सेलरेशन। कौन सा फोर्स लग रहा है? सेंट्रीपिटल फोर्स। और वो फोर्स करता क्या है? वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है। और वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरीके से चेंज होता है कि आप पूरे ओवरऑल मोशन को देखोगे। सो क्या ट्रेस करता है? सर्कल। और वो क्या बन जाता है? सर्कुलर मोशन। मान लो इफ देयर इज नो सेंट्रीपिटल फोर्स, देयर इज नो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, कैन आई से द पार्टिकल विल मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन ना? तो एक्चुअल में क्या करेगा? लीनियर मोशन, क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज करने वाला ही कोई नहीं है। तो आपने सर्कुलर मोशन में स्टडी किया ना, व्हाट इज नेसेसरी फॉर सर्कुलर मोशन? सेंट्रीपिटल फोर्स ना। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड। अरे यस और नो? सो सर्कुलर मोशन में एक्चुअल पार्टिकल लीनियर मोशन करने का ट्राई कर रहा है, बट लीनियर मोशन में अगर आप सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लेकर आते हो, सो वो लीनियर मोशन किस में चेंज हो जाएगा? सर्कुलर मोशन। समझ में आ रहा है क्लास? और जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, सो एवरीथिंग इज इन टर्म्स ऑफ एंगल ना। मान लो पार्टिकल यहां से यहां आया, सो विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर वो क्या ट्रेस कर रहा है? एंगल। अरे यस और नो? सो यहां पे जो भी टर्म्स इन्वॉल्व होते हैं वो कैसे होते हैं? लीनियर ना। लीनियर डिस्प्लेसमेंट है अलोंग अ लाइन। आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, लेंथ को, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, मेजर कर सकते हो लीनियरली। तो उसी के टर्म्स में क्या होता है? लीनियर वेलोसिटी। उसी के टर्म्स में क्या होता है? लीनियर एक्सेलरेशन और बाकी ये सब। बट यहां पे इफ आई वांट टू मेजर द डिस्प्लेसमेंट, सो मैं वो डिस्प्लेसमेंट को कैसे मेजर करूंगा? इन टर्म्स ऑफ एंगल ना। कितना एंगल ट्रेस किया है यहां से, जब वो यहां आया तो कितना एंगल ट्रेस किया है? सो हियर दिस पर्टिकुलर मोशन इज इन टर्म्स ऑफ एंगल, इसलिए हम सर्कुलर मोशन को एंगुलर मोशन भी कहते हैं। सो यहां पे जो भी कैलकुलेशन होगा वो किसके टर्म्स में होगा? एंगल के टर्म्स में। सो इसीलिए लीनियर के यहां पे क्या आ जाता है? एंगुलर। सो लीनियर डिस्प्लेसमेंट का इक्विवेलेंट यहां पे कौन होता है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यस और नो? बोलो लीनियर वेलोसिटी का यहां पे इक्विवेलेंट कौन होता है? ओमेगा ना। लीनियर एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर एक्सेलरेशन के लिए क्या होगा? एंगुलर एक्सेलरेशन। फॉर्मूला भी सेम होगा ना। इफ दिस इज थीटा, तो कहना है यहां पे ओमेगा इज गोइंग टू बी डी थीटा बाई डी टी। सब पढ़ा है आपने। अल्फा इज डी ओमेगा बाई डी टी। अल्फा कैन ऑल्सो बी रिटन एज डी स्क्वेयर थीटा बाई डी टी स्क्वेयर। कैन आई से अगर मैं ये फॉर्मूला कंपेयर करूं, वो ठीक है, चलो वो यूनिफॉर्म मोशन का वो सेम ही होगा। इफ आई टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर काइनेमेटिकल इक्वेशन, इफ इट इज मूविंग अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, सो कैन आई से यहां पे द फॉर्मूला विल बिकम ये जो है। अब यहां पे जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट था वही काम यहां पे कौन करता है? एंगुलर। यहां पे लीनियर वेलोसिटी, यहां पे एंगुलर वेलोसिटी, यहां पे एक्सेलरेशन, यहां पे एंगुलर एक्सेलरेशन, दे आर द सेम, ओनली दिस इज इन टर्म्स ऑफ लीनियर, दिस इज इन टर्म्स ऑफ सर्कुलर। काम एक ही है। ये सिर्फ एंगल के टर्म्स में होगा, ये सिर्फ डिस्टेंस के टर्म्स में होगा। सो ये लीनियर होगा या एंगुलर होगा। सो अभी ये इक्वेशन इसके टर्म्स में क्या बन जाएगा? कैन आई से v का इक्विवेलेंट कौन है यहाँ पे? ओमेगा ना। सो दिस विल बिकम ओमेगा 2 फाइनल एंगुलर वेलोसिटी प्लस ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी ना। बोलो सेकंड फॉर्मूला क्या बनेगा? कैन आई से ओमेगा 2 स्क्वायर इज ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। मैं सिर्फ रिप्लेस कर रहा हूं। और यहां पे क्या होगा? कैन आई से एस विल बी थीटा इज इक्वल टू व्हाट? ओमेगा 1 टी प्लस हाफ ऑफ अल्फा टी स्क्वायर। सो दिस आर द 3 फॉर्मूले। तो आपको समझना है भाई, यहां पे ये सब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी मोशन सीधा होगा तो ये सब टर्म्स इन्वॉल्व होंगे। जब भी मोशन जब हो रहा है और कोई पार्टिकल कोई भी चीज घूम रहा है तो ये सब टर्म्स इन्वॉल्व होगा। तो सीधा चलने वाला है तो ये सब टर्म्स, घूमने वाला है तो ये सब टर्म्स। सो दिस इज फॉर अ स्ट्रेट लाइन मोशन, दिस इज फॉर द मोशन इन विच एंगल इज इन्वॉल्व, इन विच द पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग अ कर्व। वो मुड़ने वाला है, वो घूमने वाला है। यस और नो? इस तरीके से होता है। सर्कुलर मोशन में और भी टर्म्स होता है। यहाँ पे भी अगर nth सेकंड का फॉर्मूला लिखा तो क्या हो जाएगा? इट इज इन nth सेकंड कैन आई से थीटा n विल बी, दिस विल बी ओमेगा 1 प्लस अल्फा बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। दिस इज द फॉर्मूला। जब हम सर्कुलर मोशन को डिस्क्राइब करते हैं तो और भी रिलेशन होता है ना।
यू ऑल्सो क्रिएट रिलेशन बिटवीन लीनियर टर्म्स एंड एंगुलर टर्म्स। चलो आगे आके बात करते हैं उसके बारे में। सो अभी यहाँ पे यू कैन ऑल्सो राइट द फॉर्मूला एज टी इज इक्वल टू पाई आर बाई वी, ओमेगा इज इक्वल टू पाई बाई टी, है ना, ओमेगा इज टू पाई एन, वो सब भी यहाँ पे आता है, वो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे नाउ दिस इज द एनालॉजी बिटवीन लीनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। सो याद रखना ये टर्म्स और ये टर्म्स का काम एक ही है, ये सब किसके टर्म्स में होता है, लीनियर, ये किसके टर्म्स में होता है, एंगुलर। सो ये आपने सर्कुलर मोशन में स्टडी किया हो, ये हम लोग बार बार यूज करने वाले हैं। सो दिस आर द टर्म्स इन्वॉल्व इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो ये हो गया अबाउट द पार्टिकल। सो पार्टिकल ये सब मोशन करता है और हमने दो मोशन को यहाँ पे डिस्क्राइब कर दिया। नेक्स्ट इज मूविंग ऑन टू, चलो सेकंड पार्ट क्या है, बॉडी। क्या बॉडी कौन से टाइप का मोशन करता है, बॉडी कौन सा मोशन कर सकता है। सो द वेरी फर्स्ट मोशन इन टर्म्स ऑफ बॉडी इज ट्रांसलेशनल मोशन। कौन सा मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट ना क्लास, समझना अभी। सो ट्रांसलेशनल मोशन भी वही है, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, बट डिफरेंस क्या है, अब यहाँ पे जो मोशन करेगा वो पार्टिकल नहीं करेगा अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, वो बॉडी करेगा। मतलब यहाँ पे क्या होगा, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड विल बी कंपेरेबल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ना, इसलिए हम वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्या कंसिडर करेंगे, बॉडी। और अगर वो बॉडी स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है तो उसी को मोशन को हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन। सो मान लो यहाँ पे मैं एक ऐसा ऑब्जेक्ट कंसिडर करो, ऐसा दिस इज द ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है ऐसा विद अ वेलोसिटी v, और स्ट्रेट लाइन के अलोंग मूव कर रहा है और यहाँ पे आ गया। सो कैन आई से द डिस्टेंस ट्रैवल इज कंपेरेबल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, कैन आई से इट इज मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। सो कैन आई से ये जो ऑब्जेक्ट होगा क्या होगा, बॉडी, क्योंकि कंपेरेबल है। और अगर ये बॉडी है तो वो कैसे मूव कर रहा है अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, तो उसके मोशन को मैं क्या कहूँगा, ट्रांसलेशनल मोशन। क्या कहूँगा मैं उसको, ट्रांसलेशनल मोशन। सो व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट पाथ इट इज सेड टू बी परफॉर्मिंग ट्रांसलेशनल मोशन। टेक्निकलिटी भी है इसमें, टेक्निकली भी ये कैसे ट्रांसलेशनल मोशन को अंडरस्टैंड करना। बोलो ये बॉडी है, ये बॉडी है, कहना ऐसा, अगर ये बॉडी है तो इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हो गए। सो इट इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ना ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स ऐसे। सो टेक्निकली आप एक मोशन को ट्रांसलेशनल मोशन कब कहोगे, एक बॉडी के मोशन को आप ट्रांसलेशनल मोशन कब कहोगे, एक बॉडी के मोशन को आप ट्रांसलेशनल मोशन तब कहोगे जब एक बॉडी मोशन कर रहा है तो सारे के सारे पार्टिकल्स उसमें जो इन्वॉल्व है दे विल मूव पैरेलल टू ईच अदर, they will move parallel to each other, and when they are moving parallel to each other they will move with the same linear velocity, they will move with the same linear velocity. So यहाँ पे भी ये पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है v, यहाँ पे ये पार्टिकल का वेलोसिटी कितना है v, और सब कैसे मूव कर रहे हैं, पैरेलल। तो ये बॉडीज में जितने भी पार्टिकल्स है सब मूव कर रहे हैं ना, and they are moving parallel to each other, and when they are moving parallel to each other all the particles are moving with the same linear velocity. जब यहाँ से यहाँ आया तो देखो सारे पार्टिकल्स पैरेलल है, सारे पार्टिकल्स एक साथ मूव कर रहे हैं, सारे पार्टिकल्स का वेलोसिटी सेम है। तो जब भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा बॉडी, इट इज सेड टू बी परफॉर्मिंग ट्रांसलेशनल मोशन। सो व्हाट इज अ टेक्निकल कंडीशन फॉर ट्रांसलेशन मोशन, एवरी पार्टिकल इन्वॉल्व इन द बॉडी शुड मूव पैरेलल टू ईच अदर एंड शुड हैव सेम लीनियर वेलोसिटी। जब ऐसा होता है तो पूरा जो ग्रुप ऑफ पार्टिकल है, पूरा जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है एज अ बॉडी क्या परफॉर्म करता है, ट्रांसलेशनल मोशन। यस और नो। तो मैं जब यहाँ से यहाँ मूव कर रहा हूँ, कैन आई से माई डिस्टेंस इज कंपेरेबल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यस और नो। सो कैन आई से आई एज एन ऑब्जेक्ट एम अ बॉडी ना, और जब मैं मूव कर रहा हूँ तो कैन आई से ऑल द पार्टिकल्स आर मूविंग पैरेलल टू ईच अदर एंड दे आर मूविंग विद द सेम लीनियर वेलोसिटी। सो आई एम सेड टू बी परफॉर्मिंग व्हाट, ट्रांसलेशनल मोशन। तो जब मैं 10 किलोमीटर ट्रैवल कर गया, मैं पार्टिकल था, पर मैं स्ट्रेट ट्रैवल कर रहा तो मैं क्या था, पार्टिकल, और वो मोशन को हमने क्या कहा, लीनियर मोशन। बट जब मैं ऐसा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा हूँ जो कंपेरेबल है तो मैं क्या हूँ, बॉडी ना, और मैं क्या परफॉर्म कर रहा हूँ, ट्रांसलेशन मोशन। सो पार्टिकल है तो लीनियर मोशन, बॉडी है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल है तो ट्रांसलेशन मोशन। इट इज एज सिंपल एज दैट। एंड वो पार्टिकल होगा, बॉडी होगा, क्या होगा, किस पे डिपेंड करता है, कंडीशन पे। सो आई होप ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है ये आपको समझ रहा है। व्हाट इज ट्रांसलेशनल मोशन, समझ में आ रहा है क्लास। सो ईदर इट इज अ बॉडी और अ पार्टिकल, इट कैन मूव अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। If it is a particle, linear motion. If it is a body, translational motion. So ये होगा definition of what, translational motion. I hope class you are understanding this. Now second type of motion
which a body can perform. Second type of motion which a body can perform is said to be rotational motion. Second type of motion which a body can perform is said to be what? Rotational motion. So सबसे पहली चीज ये चैप्टर के बारे में जो हमको इंफॉर्मेशन मिल रहा है, दैट इज रोटेशनल मोशन के लिए हमेशा क्या चाहिए? बॉडी. रोटेशनल मोशन एक पार्टिकल नहीं कर सकता है. रोटेशनल मोशन सिर्फ और सिर्फ कौन कर सकता है? बॉडी. सो द वेरी फर्स्ट कंडीशन विच यू कम टू नो अबाउट रोटेशनल मोशन इज कि अगर हमको रोटेशनल मोशन करवाना है तो हमारे पास क्या होना चाहिए? बॉडी. और नेचर में तो बहुत सारे बॉडीज एग्जिस्ट करते हैं ना, तो डिफरेंट बॉडीज़ को लेके हम क्या कर सकते हैं? रोटेशनल मोशन. सो अभी रोटेशनल मोशन क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होगा, ये हमको अंडरस्टैंड करना है. सो आई होप क्लास इतना जो भी मैंने डिस्कशन किया है यहाँ पे अभी तक, दिस इज़ वेरी मच क्लियर विद यू. नाउ नेक्स्ट क्लास अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट डेफिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन. हाउ डू वी डिफाइन रोटेशनल मोशन टेक्निकली. अब रोटेशनल मोशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर बॉडी रोटेट कैसे करता है, या आपने रियल लाइफ में ऑब्जर्व किया हुआ है. आप डेली लाइफ में बहुत सारी जगह पे ना रोटेशनल मोशन को देखते हो ना, ये मोशन को आप ऑब्जर्व करते हो. हम n नंबर ऑफ एग्जांपल्स ले सकते हैं फॉर रोटेशनल मोशन. कैन आई से आई कैन टेक रोटेशनल मोशन ऑफ अ फैन ना. सो फैन क्या करता है? रोटेट करता है. फैन क्या है? बॉडी है ना. द डिस्टेंस ट्रैवल एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट ना, इज कंपेरेबल टू साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. सो कैन आई से यहाँ पे द फैन इज अ बॉडी, और अगर फैन बॉडी है तो वो क्या कर रहा है? घूम रहा है ना. वो कौन सा मोशन कर रहा है? रोटेशनल मोशन. आई कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ अर्थ ना. बोलो अर्थ क्या करता है? रोटेट करता है. सो अर्थ क्या है? बॉडी है. अर्थ क्या कर रहा है? रोटेट कर रहा है. आप स्कूल टाइम पे ये स्टेटमेंट यूज करते थे ना, अर्थ रोटेट्स अबाउट इट्स ओन एक्सिस. यस और नो. हम और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं. कैन आई से आई कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ विंड मिल ना. सो विंड मिल में उसके जो ब्लेड्स है वो क्या कर रहे हैं? रोटेट कर रहे हैं. आई कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ हेलीकॉप्टर ना. बोलो हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स होते हैं वो क्या करते हैं? रोटेट करते हैं. यस और नो. प्लेन के अंदर फैंस होते हैं बड़े बड़े ना, वो क्या करते हैं? रोटेट करते हैं. यस और नो. नेक्स्ट अगर मैंने एग्जाम्पल लिया ऑफ शुगर केन जूस मशीन ना, उसमें एक फ्लाई व्हील होता है. वो जो व्हील होता है इसको घुमाया जाता है, उसको फ्लाई व्हील कहा जाता है. हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में. सो फ्लाई व्हील को घुमाया जाता है, उसके रोलर घूमते हैं. सो कैन ऐसे क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन. अगर मैंने ग्राइंडर का एग्जांपल लिया है ना, चक्की होता है ना आटा पीसने के लिए, सो उसमें भी क्या हो रहा है? हम उसको घुमा रहे हैं ना. कौन सा मोशन हो रहा है? रोटेशनल मोशन. यस और नो. अगर मैं थोड़ा मशीनरीज का बात करूँ, सो डीसी मोटर्स होता है, जनरेटर वगैरह होता है, उसमें क्या होता है? रोटर होता है ना जो घूमता है. क्या मोशन क्या परफॉर्म करता है? वो रोटेशनल मोशन. इट इज परफॉर्मिंग रोटेशनल मोशन. सो देयर आर n नंबर ऑफ एग्जांपल्स इन फिजिक्स, n नंबर ऑफ एग्जांपल्स इन नेचर वेयर रोटेशनल मोशन इज गोइंग ऑन. मैं टॉर्नेडो कंसीडर कर सकता हूँ ना. सो एक नेचुरल कैलेमिटी है ना, वो भी क्या कर रहा है? रोटेशनल मोशन. सो देयर आर n नंबर ऑफ एग्जांपल्स घूमने वाला मोशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रोटेशनल मोशन. नेचर में n नंबर ऑफ चीज़ें रोटेशनल मोशन करती है. सो आई होप जो भी एग्जांपल्स थे वो आपने देखे हुए और वो को समझ रहे हैं. बट अभी हम टेक्निकली रोटेशनल मोशन को डिफाइन कैसे करते हैं? हाउ डू वी डिफाइन रोटेशनल मोशन? अंडरस्टैंड करना. सो मान लो मैं यहाँ पे ना एक फैन का एग्जांपल लेता हूँ. आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ अ फैन, और ये उसके ब्लेड्स ऐसा कंसिडर कर लो. ब्लेड्स है और यहाँ पे दिस इज द पोल एंड द फैन इज गोइंग टू रोटेट. फैन रोटेट करेगा ऐसा. सुनो क्लास, ऑब्जर्व करना. कैन आई से दिस पर्टिकुलर फैन. बोलो रोटेशनल मोशन. अभी हमने कहा ना कि रोटेशनल मोशन कौन परफॉर्म करता है? बॉडी. एंड व्हाट इज बॉडी? सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स. सो कैन आई से इसमें भी बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे. सो मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है ऐसा, यहाँ पे एक पार्टिकल है ऐसा. सिमिलरली इसमें भी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, इसमें भी n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे. और ये उसका सेंटर है ऐसा O. दिस इज द पोल ना, और ऐसा रोटेट करने वाला. ये ऐसा घूमेगा यहाँ पे ऐसा. इट विल रोटेट लाइक दिस. सो द बॉडी इज रोटेटिंग, फैन इज रोटेटिंग. इफ यू ऑब्जर्व द पार्टिकल्स, आप पार्टिकल्स को भी ऑब्जर्व करो. मान लो ये पार्टिकल है A, ये पार्टिकल है B, ये पार्टिकल A और पार्टिकल B को मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं. सो कैन आई से व्हेन द बॉडी विल रोटेट,
when the body will rotate, these particles here are going to perform circular motion. ये पार्टिकल्स क्या परफॉर्म करेंगे? सर्कुलर मोशन ना भाई. अरे जब ये बॉडी रोटेट करेगा, सो ये पार्टिकल को, ये ए को ऑब्जर्व करो, ये बी को ऑब्जर्व करो, बोलो ये कौन सा मोशन करने वाला है? कैन आई से इट इज गोइंग टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन. अरे कौन सा मोशन करने वाले है ये? सर्कुलर मोशन. यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, यहां का पार्टिकल यहां आया, यहां का पार्टिकल यहां आया, बोलो कौन सा मोशन हो रहा है? सर्कुलर मोशन. यहां पे ऑब्जर्व करो ऐसा, दिस ईयर, बोलो कौन सा मोशन हो रहा है? ये सर्कुलर मोशन, लाइक दिस. यस और नो? यहां पे आया, यहां पे आया, ये सब कौन सा मोशन है? सर्कुलर मोशन. सो अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, very important. When a body rotates, every particle performs circular motion. Every particle which is part of the body performs circular motion. क्या परफॉर्म करता है? सर्कुलर मोशन. यहां पे ऑब्जर्व करो आप, जब मैं ट्रांसलेशनल मोशन का बात करता हूं, सो देखो ट्रांसलेशनल मोशन में सिर्फ आप पार्टिकल को देखते हो. सो हर एक पार्टिकल कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? अगर मैंने पार्टिकल लिया तो कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? लीनियर मोशन ना. पूरा बॉडी क्या कर रहा है? ट्रांसलेशनल मोशन. पार्टिकल क्या कर रहा है? लीनियर मोशन. अरे सिर्फ पार्टिकल लिया तो पार्टिकल के टर्म्स में तो लीनियर मोशन ही होता है ना. सो द बॉडी इज परफॉर्मिंग ट्रांसलेशन मोशन, पार्टिकल इज परफॉर्मिंग व्हाट? लीनियर मोशन विद लीनियर वेलोसिटी v. यहां पे कौन सा मोशन चल रहा है? रोटेशनल मोशन. सो हर एक पार्टिकल कौन सा मोशन कर रहा है? सर्कुलर मोशन. एंड इफ यू ऑब्जर्व द सर्कुलर मोशन ऑफ द पार्टिकल्स, डिफरेंट पार्टिकल का अगर सर्कुलर मोशन ऑब्जर्व करते हो, सो देखो आपको क्या पता चलेगा यहां पे. व्हेन अ बॉडी रोटेट्स, every particle performs circular motion. ध्यान देना यहां पे, with a common center. देखो ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, ऐसे यहां पे पार्टिकल होगा, यहां पे 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 भी होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, यहां पे भी होगा, सब जगह होगा ना. सो हर एक पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा है, सबका जो सेंटर है, सेंटर वो तो सेम होगा ना, ओ. देखो ये पार्टिकल का भी सेंटर क्या है? ओ. ये पार्टिकल का भी सेंटर क्या है? ओ. ऐसे हर एक पार्टिकल का सेंटर क्या होगा? ओ. सो एवरी पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन विद अ कॉमन सेंटर. अब आगे ध्यान देते जाओ, और भी कुछ है. एवरी पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन विद अ कॉमन सेंटर. आगे, every particle has a different radius and different linear velocity. Every particle has a different radius and different linear velocity. अरे जब सर्कुलर मोशन होगा तो हर एक पार्टिकल का कौन सा वेलोसिटी होगा? लीनियर वेलोसिटी ना, va. ये लीनियर वेलोसिटी vb. अरे हर एक सर्कुलर मोशन का रेडियस होगा ना, ये क्या होगा? रेडियस ra. यस और नो? ये पूरा रेडियस क्या होगा यहाँ पे? कैन आई से दिस विल हैव rb. बोलो दोनों पार्टिकल का रेडियस सेम है, अलग अलग है? अलग अलग है. दोनों का लीनियर वेलोसिटी भी अलग अलग होगा. कैसे लीनियर वेलोसिटी अलग अलग है अभी हम डिस्कस करेंगे. अभी के लिए ध्यान दो सिर्फ. सो जब भी बॉडी रोटेट करता है, हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, और जब हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो सबका जो सेंटर है वो कॉमन होता है, और हर एक पार्टिकल का रेडियस अलग अलग होता है, हर एक पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होता है. अभी का ऑब्जर्व करना. चलो ये तो हो गया. कहना ऐसे, अब ये बॉडी जब रोटेट करेगा और हर एक पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगा, कहना ऐसे हर एक पार्टिकल जब अपना सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा, सो कैन आई से टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन
for every particular particle the time taken to complete the circular motion is going to be same ना. अरे बाबा, जब जितने टाइम में ये पार्टिकल ए सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा उतने ही टाइम में बी भी कंप्लीट करेगा ना. सो यहां पे जो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स होगा 1 2 3 4 सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेंगे. सो सारे के सारे पार्टिकल्स अगर एक साथ सर्कुलर मोशन कंप्लीट करते हैं, सो कैन आई से टाइम टेकन बाय एवरी पार्टिकल, बाय एवरी डिफरेंट पार्टिकल टू कंप्लीट द सर्कुलर मोशन इज सेम ना. और अगर मैं सिर्फ एक सर्कुलर मोशन कंसीडर करता हूं, हर एक पार्टिकल का सिर्फ एक सर्कुलर मोशन कंसीडर करता हूं, सो कैन आई से दैट टाइम विल बी इक्वल टू टाइम पीरियड. So for one circular motion, can I say for every different particle the time period is going to be same? So मैं यहाँ पे क्या कहूँगा? So अब यहाँ पे हमने ये स्टेटमेंट लिख दिया. So for, या तो हम सीधा डायरेक्ट लिख देते हैं, for every particle, every different particle, can I say time period is same ना, क्योंकि सब एक साथ सर्कुलर मोशन करेंगे. एंड सर्कुलर मोशन में आपने स्टडी किया हुआ है कि t क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा. अगर हर एक पार्टिकल का टाइम पीरियड सेम है, अगर हर एक पार्टिकल का टाइम पीरियड सेम है, सो हर एक पार्टिकल के लिए ओमेगा भी क्या होगा, सेम. देयरफॉर for every particle omega is same. Therefore for every particle omega is same. So हर एक पार्टिकल सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ सर्कुलर मोशन करेगा. ट्रांसलेशनल मोशन में सीधा चलने वाला है, सो हर एक पार्टिकल सेम लीनियर वेलोसिटी के साथ चलता है. रोटेशनल मोशन में घूमने वाला है, सो हर एक पार्टिकल सेम एंगुलर वेलोसिटी के साथ घूमता है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है. बोलो हर एक पार्टिकल का अगर एंगुलर वेलोसिटी सेम है, सो पूरे बॉडी का भी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, वही होगा ना जो पार्टिकल्स का है. सो हर एक पार्टिकल का अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, सो पूरे बॉडी का भी क्या होगा, ओमेगा. सो दिस बॉडी इज रोटेटिंग विद एन एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. Yes or no? So our body is rotating with an angular velocity omega. सीधा चलेगा तो लीनियर, घूमेगा तो एंगुलर. सिंपल है. हर एक पार्टिकल का ओमेगा कैसा होता है, सेम. सो बॉडी में हर एक पार्टिकल क्या करता है, सर्कुलर मोशन. सबका सेंटर कैसा होता है, सेम. सबका सेंटर कैसा होता है, कॉमन. बट हर एक पार्टिकल का रेडियस कैसा होता है, अलग अलग. हर एक पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी कैसा होता है, अलग अलग. बट हर एक पार्टिकल का टाइम पीरियड कैसा होता है, सेम. हर एक पार्टिकल का ओमेगा कैसा होता है, सेम. ये सब मिलके जब एक साथ होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन. सो हाउ डू वी डिफाइन रोटेशनल मोशन. डेफिनेशन क्या होगा, अ बॉडी सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स. अ बॉडी इज मूविंग in such a way that a body is moving in such a way that every particle of the body performs circular motion. ये सर्कुलर मोशन है. every particle of the body performs circular motion with same angular velocity, omega, but with different radius. And different linear velocity v. Such a motion is said to be रोटेशनल मोशन. ऐसे मोशन को हम लोग क्या कहते हैं, रोटेशनल मोशन.
सो रोटेशनल मोशन क्या होता है? एक ऐसा मोशन जो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल परफॉर्म करता है, एक बॉडी परफॉर्म करता है, और जब भी बॉडी रोटेशनल मोशन करता है तो उसका हर एक पार्टिकल क्या करता है? सर्कुलर मोशन। और जब हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, सो हर एक पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगा तो उसका एंगुलर वेलोसिटी कैसा होगा? सेम। हर एक पार्टिकल का रेडियस कैसा होगा? अलग अलग। हर एक पार्टिकल का लीनियर वेलोसिटी कैसा होगा? अलग अलग। सो ये पूरे को जब मैं एक साथ देखता हूँ, सो मोशन कैसा होगा? रोटेशनल मोशन। सर सबका लीनियर वेलोसिटी अलग अलग क्यों है? क्योंकि वी हैव द रिलेशन v इज इक्वल टू आर ओमेगा ना। अरे भाई सब पार्टिकल का ओमेगा सेम है, बट हर एक पार्टिकल का रेडियस अलग अलग होगा ना। पार्टिकल 1 का मान लो रेडियस इज r1, सो लीनियर वेलोसिटी क्या होगा? v1 ना। अरे हर एक पार्टिकल के लिए रेडियस चेंज हो रहा है ना, r2 r3, सो अगर रेडियस चेंज होगा तो लीनियर वेलोसिटी भी तो चेंज होगा, बट सबका ओमेगा कैसा है? सेम है। व्हाई? बिकॉज टाइम पीरियड इज सेम। So this is the way we define rotational motion. So rotational motion के लिए सबसे highlighted statement क्या है? कि when a body performs rotational motion, every particle performs circular motion. And what is circular motion? It is special case of linear motion. सो अगर मुझे रोटेशनल मोशन को स्टडी करना है तो मैं पार्टिकल लेवल पे जाता हूँ, मैं पार्टिकल को स्टडी करता हूँ, पार्टिकल टर्म्स में बॉडी को स्टडी करूँगा। तो जब मैं पार्टिकल को स्टडी करूँगा तो क्या इन्वॉल्व होगा? लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन। इसलिए लीनियर मोशन और सर्कुलर मोशन के जो भी कॉन्सेप्ट्स है उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करके किसको समझते हैं? रोटेशनल मोशन को। आर यू एबल टू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? दिस इज द वे वी डिफाइंड रोटेशनल मोशन। आई होप क्लास दिस इज वेरी मच क्लियर विथ यू। नाउ क्लास नेक्स्ट इज, असी हमने क्या कहा कि रोटेशनल मोशन करने के लिए क्या चाहिए? बॉडी ना। सो क्लास फिजिक्स में डिफरेंट टाइप्स की बॉडीज होती है। वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉडीज। सो अभी रोटेशनल मोशन होने के लिए, रोटेशनल मोशन करने के लिए कौन सा बॉडी चाहिए? सो क्लास याद रखना, फॉर रोटेशनल मोशन द बॉडी हैज टू बी रिजिड बॉडी। बॉडी कैसा होना चाहिए? रिजिड बॉडी होना चाहिए। अब क्लास रिजिड बॉडी का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंड करना। व्हाट इज अ रिजिड बॉडी? सो क्लास रिजिड बॉडी वो बॉडी होता है जिसमें डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स इज ऑलवेज फिक्स्ड. And second is when external force is applied to the body, rigid body, no change in shape and size. ऐसे बॉडी को हम लोग कहते हैं रिजिड बॉडी. सो या तो वो रेस्ट में या तो वो मोशन में, कैसा भी है, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल कैसा है? फिक्स्ड है. मान लो मैंने ये ऑब्जेक्ट कंसिडर किया, ये मार्कर को. अब ये मार्कर एक बॉडी है और ये बॉडी को मैं रिजिड बॉडी कह सकता हूँ. कैसे कहना है इसे? ये एक एंड का पार्टिकल है, ये एक एंड का पार्टिकल है. बोलो दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसा है? फिक्स्ड है ना. सो अगर ये ऐसा मोशन करता है कैसे भी, इसको मैं थ्रो करता हूँ, सो कहना है इसे यहाँ पे ये दो पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस रहेगा वो हमेशा कैसा रहेगा? फिक्स्ड. सो द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज ऑलवेज फिक्स्ड. ये कुछ भी करे, कैसे भी कंडीशन में हो, कैसा भी घूमे फिरे, कहना है सर डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज ऑलवेज फिक्स्ड. सेकेंड क्या कि जब मैं ये बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा सो इसका शेप एंड साइज चेंज नहीं होगा. द शेप एंड साइज विल नॉट चेंज. ऐसे पर्टिकुलर बॉडी को मैं क्या कहूँगा? रिजिड बॉडी. अब क्लास ये आपको याद रखना है कि नेचर में कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होता है. उसका एक लिमिटेशन होता है, वो लिमिट तक ही वो रिजिड हो सकता है. अगर वो लिमिटेशन क्रॉस करोगे सो उसका रिजिडिटी चला जाएगा. लिमिटेशन किसका? एक्सटर्नल फोर्स का, है ना. आपने इलास्टिसिटी चैप्टर में स्टडी किया होगा ना, इलास्टिक लिमिट. यस और नो. एक ब्रेकिंग फोर्स होता है, यस और नो. एक ब्रेकिंग स्ट्रेस होता है. सो हर एक बॉडी का एक लिमिटेशन होता है, वहीं तक वो फोर्स को झेल सकता है. उसके ऊपर अगर फोर्स जाएगा तो उसमें चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएगा. सो एनी पर्टिकुलर बॉडी इज रिजिड अप टू अ पर्टिकुलर लिमिटेशन. याद रखना है कि ये चैप्टर में हम कोई भी बॉडी के लिए वो लिमिटेशन को क्रॉस नहीं कर रहा है. मतलब बॉडी का शेप एंड साइज चेंज नहीं होगा. सो बॉडी कैसा होगा? रिजिड बॉडी होगा.
सो इन नेचर नो बॉडी इज परफेक्टली रिजिड, बट हम आइडियल कंडीशन कंसिडर कर रहे हैं कि हमारा बॉडी हमेशा कैसा रिजिड है, हम कभी भी वो फोर्स का लिमिटेशन क्रॉस नहीं कर रहे, सो उसमें शेप एंड साइज में चेंज नहीं आ रहा है। हाँ, वो बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा अगर, सो क्या करेगा, मोशन करेगा। सो अगर ये बॉडी है, अगर मैं इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगाता हूँ तो ये क्या कर रहा है, मोशन, इट इज मूविंग, इट इज परफॉर्मिंग मोशन। सो यहाँ पे जो भी एक्सटर्नल फोर्स होगा वो एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसमें चेंज नहीं आएगा, उसके डायमेंशन में चेंज नहीं आएगा, वो सिर्फ क्या करेगा, मोशन करेगा। और जब वो मोशन करेगा तो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल हमेशा कैसा रहेगा, फिक्स्ड। ऐसे बॉडी को हम क्या कहेंगे, रिजिड बॉडी। सो ये बोर्ड एक रिजिड बॉडी, ये स्केल एक रिजिड बॉडी है, ये मार्कर एक रिजिड बॉडी है, फैन एक रिजिड बॉडी है, अर्थ को हम एक रिजिड बॉडी कंसिडर कर सकते हैं। डू यू गेट माई पॉइंट? सो ये सब क्या है, रिजिड बॉडी। सो रोटेशनल मोशन के लिए सेकेंड कंडीशन क्या है, द बॉडी विच इज रिक्वायर्ड इज रिजिड बॉडी। ऐसा क्यों क्लास, हम रिजिड बॉडी क्यों यूज कर रहे हैं, वाई आर वी यूजिंग रिजिड बॉडी, अंडरस्टैंड करना। सो मान लो मैं यहां पे सबसे पहले एक रिजिड बॉडी का केस लेता हूं, और ये रिजिड बॉडी के लिए मैंने कंसिडर किया यहां पे एक स्केल है। मान लो मैंने एक मेटल का स्केल लिया, स्टील का स्केल लिया ऐसा, और ये स्केल को मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ। अब ऐसा स्केल ले लो, ये स्केल को मैं ऐसा रोटेट कर रहा हूँ लाइक दिस। सो यहाँ पे ऐसे ये पॉइंट को पकड़ा हुआ है और ऐसा मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ। सो ये पॉइंट कैसा फिक्स्ड है ना, दिस पर्टिकुलर पॉइंट हियर इज फिक्स्ड एंड दिस पर्टिकुलर स्केल इज रोटेटिंग। तो सबसे पहले तो अगर ये रिजिड बॉडी है सो डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल फिक्स होना चाहिए ना। सो मान लो मैं यहाँ पे पार्टिकल्स देता हूँ, मान लो दिस इज पार्टिकल ए, ऐसा दो पार्टिकल कंसिडर किया इसका, पार्टिकल ए, पार्टिकल बी। सो कहना ऐसे पार्टिकल, ये मान लो सेंटर है ओ, पार्टिकल ए का डिस्टेंस फ्रॉम ओ इज 1 मीटर एंड पार्टिकल का बी का डिस्टेंस फ्रॉम ओ इज 2 मीटर, ऐसा ले लिया मैंने। सो कहना ऐसे डिस्टेंस कितना है, 1 मीटर, डिस्टेंस कितना है 2 मीटर। सो इनके बीच का डिस्टेंस, इनके बीच का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, सेम। इनके बीच का डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, सेम, हमेशा फिक्स होना चाहिए। यस और नो? अब मैंने क्या किया, स्केल को रोटेट किया। सो कहना ऐसे जब ये स्केल रोटेट होगा तो पॉइंट ए यहाँ पे आ जाएगा ना ऐसा, और पॉइंट बी यहाँ पे आ जाएगा ऐसा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज ए हियर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज बी हियर। बोलो अभी भी डिस्टेंस कैसा होगा, 1 मीटर। अभी भी डिस्टेंस कैसा होगा, 2 मीटर। अरे डिस्टेंस तो फिक्स ही होगा ना, डिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा, क्योंकि वो कौन सा बॉडी है, रिजिड बॉडी है। सो डिस्टेंस इज फिक्स। और जब एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो घूमा ना, मोशन किया, बट उसके शेप और साइज में चेंज नहीं आया। मतलब ये कौन सा बॉडी है, रिजिड बॉडी है। अब अंडरस्टैंड करना, बोलो ये रिजिड बॉडी क्या कर रहा है, घूम रहा है ना, रोटेशनल मोशन कर रहा है ना। सो अभी अगर ये रोटेशनल मोशन करेगा तो उसका हर एक पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। सो इफ यू सी द पार्टिकल, बोलो ये पार्टिकल क्या करने वाला है, सर्कुलर मोशन लाइक दिस। ये पार्टिकल ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा, ये पार्टिकल ऐसा सर्कुलर मोशन करेगा। कहना ऐसे जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, सो अगर मैं यहां पे ये लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसा, ये लाइन ड्रॉ करता हूं ऐसा। सो कहना ऐसे जब ये स्केल रोटेट करेगा, जब ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगी, सो यहां पे एक एंगल ट्रेस होगा ना ऐसा, मतलब दिस एंगल इज थीटा। नाउ कैन आई से दिस एंगल थीटा इज गोइंग टू बी द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ना, कितना डिस्प्लेस हुआ है। बोलो जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा, बोलो ए के लिए और बी के लिए कॉमन लाइन है ना। सो ए के लिए और बी के लिए जो एंगल होगा, एंगल थीटा, वो कैसा रहेगा, सेम। सो कहना ऐसे थीटा ए इज इक्वल टू थीटा बी। एंड कहना ऐसे जितने टाइम में ए यहां पे पहुंचेगा उतने टाइम में बी यहां पे पहुंचेगा। सो कहना ऐसे टी ए विल बी इक्वल टू टी बी। मान लो इसको टी ले लिया। सो कहना ऐसे अगर मैं इसको टाइम से डिवाइड कर देता हूं, थीटा ए बाई टी is equal to theta b by t. What is theta by t? Can I say theta by t is omega na? So omega a will be equal to what? Omega b. So angular velocity of a is equal to angular velocity of b. So can I say every particle is moving with the same angular velocity? यहाँ पे मैंने दो लिया है, ऐसे हर एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम होगा ना। सो पूरा बॉडी भी मूव कर रहा है विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यस और नो, सॉरी, ओमेगा। सो एवरी पर्टिकुलर पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो पूरा बॉडी भी रोटेट करेगा विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो कहना ऐसे हर एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी सेम है, बट कहना ऐसे हर एक पार्टिकल का रेडियस अलग अलग है, हर एक पार्टिकल का लीनियर स्पीड भी अलग अलग होगा।
यस और नो? यहां पे इसका लीनियर स्पीड क्या होगा, ऐसा ना, VA। यहां पे इसका लीनियर स्पीड क्या होगा, VB। रेडियस क्या है, RA। रेडियस क्या है, RB। सो क्या लगता है आपको, RA RB सेम होगा क्या अलग अलग? कहना ऐसे RA इज नॉट इक्वल टू RB ना, देयरफॉर VA विल नॉट बी इक्वल टू VB। Why? Because V is equal to R omega. अरे yes or no? So class, can I say यहाँ पे तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है ना भाई? बोलो रोटेशनल मोशन का डेफिनेशन क्या है? A body which rotates, when a body rotates, every particle performs circular motion. हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, सबका सेंटर कॉमन है। बोलो हर एक पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा है, सबका ओमेगा कैसा है, सेम है, बट सबका रेडियस कैसा है, अलग अलग है, और सबका लीनियर वेलोसिटी भी कैसा है, अलग अलग। बोलो किसका डेफिनेशन है, रोटेशनल मोशन का। सो कैन आई से रिजिड बॉडी जब रोटेट करता है तो वो एक्चुअल रोटेशनल मोशन का कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है ना, द कंडीशंस ऑफ रोटेशनल मोशन इज सेटिस्फाइड। इसीलिए हमने कौन सा बॉडी लिया रोटेशनल मोशन के लिए, रिजिड बॉडी, क्योंकि रिजिड बॉडी वो बॉडी होता है जो रोटेशनल मोशन का कंडीशन सेटिस्फाई करता है। ये देखो नॉन रिजिड ले लेते हैं हम लोग। मान लो मैंने एक चेन ली है, आई एम टॉकिंग अबाउट अ नॉन रिजिड बॉडी। मान लो मैंने एक चेन कंसिडर किया, सो ये चेन का सेंटर ऐसा हो, मान लो ये पॉइंट A है एंड ये पॉइंट B है। बोलो जब मैं चेन को ऐसा रोटेट करूंगा ऐसे, सो कैन आई से ये ऐसा स्लैक करेगा ना, ऐसा डिफ्लेक्ट हो जाएगा। सो पॉइंट A यहाँ पर है अभी ऐसा, और पॉइंट B यहाँ पर है ऐसा। सो कैन ऐसा अगर यहाँ से लाइन ज्वाइन करता हूँ ऐसा A को, और ऐसा लाइन ज्वाइन करता हूँ B को, सो बोलो अभी दोनों के लिए एंगल सेम रहा कि अलग अलग हो गया? एंगल इज सेम और डिफरेंट। सो कैन आई से थीटा A इज नॉट इक्वल टू थीटा B। अरे इनके बीच का जो डिस्टेंस था, इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो चेंज हो गया ना, स्लैक कर रहा है ये। सो कैन आई से डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल इज नॉट फिक्स्ड, सो इट इज नॉन रिजिड। थोड़ा सा फोर्स लगा तो शेप और साइज में चेंज आया ना, नॉन रिजिड। और जब ये नॉन रिजिड है तो बोलो जब पार्टिकल, जब ये पूरा बॉडी रोटेट करने का ट्राई कर रहा है और हर एक पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन कर रहा है, सो टेल मी फॉर द पार्टिकल्स, दोनों का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सेम है क्या अलग अलग? अलग अलग। कैन आई से दोनों का अगर एंगल अलग अलग है, सो टाइम टेकन टू रीच दिस पर्टिकुलर पोजीशन भी डिफरेंट ना। अरे बाबा ये थोड़ा पीछे है, ये थोड़ा आगे निकल गया ना, टाइम अलग अलग होगा। ये आराम से आ रहा है, ये थोड़ा जल्दी जा रहा है। सो TA इज नॉट इक्वल टू TB। सो कैन आई से यही फॉर्मूला से कैन आई से ओमेगा A विल नॉट बी इक्वल टू ओमेगा B एंड RA इज नॉट इक्वल टू RB। वो तो बड़ा ऑब्वियस है ना यार। एंड VA इज नॉट इक्वल टू VB, V इक्वल टू R ओमेगा। सो कैन आई से यहाँ पे कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अरे रोटेशनल मोशन क्या कहता है कि एवरी पार्टिकल शुड मूव विद द सेम एंगुलर वेलोसिटी, बट हियर एवरी पार्टिकल इज मूविंग विद द डिफरेंट एंगुलर वेलोसिटी। सो दिस कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज अ रोटेशनल मोशन। इसलिए नॉन रिजिड बॉडी को हम रोटेशनल मोशन के लिए कंसिडर नहीं करते हैं। आप बोलोगे जैसे चेन तो घूम रहा है, रोटेशनल मोशन तो कर रहा है वो, हाँ वो रोटेशनल मोशन होगा, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बट हमको यहाँ पे डेफिनेशन के हिसाब से चलना है। जो डेफिनेशन को सेटिस्फाई करेगा उसको कंसिडर करना है। और रिजिड बॉडी में से और नॉन रिजिड बॉडी में से डेफिनेशन कौन सेटिस्फाई कर रहा है? रिजिड बॉडी ना, इसलिए हमने रोटेशनल मोशन के लिए किसको सिलेक्ट किया? रिजिड बॉडी को। सो दिस इज द कंडीशन फॉर अ बॉडी टू बी रिजिड एंड दिस इज व्हाई we are going to use a rigid body, because rigid body is satisfying the condition for rotational motion. So सबसे पहले rotational motion के लिए क्या चाहिए? बॉडी, और सेकेंड वो बॉडी कैसा होना चाहिए? rigid body. So I hope class this is very much clear with you. Now class next is we talk about is axis of rotation. Now class axis of rotation is something which is very important for rotational motion. मेरी स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करना। Without axis of rotation, a rotational motion is not possible. अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइंड नहीं है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पता नहीं है, सो रोटेशनल मोशन इज नॉट पॉसिबल। रोटेशनल मोशन नहीं हो सकता है। सो रोटेशनल मोशन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? It is axis of rotation. अब let us define what is axis of rotation. Axis of rotation थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन होगा आपको, you know what is axis of rotation. हम टेक्निकली डिफाइन करते हैं।
सो मान लो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया फैन का, आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ फैन। सो ये उसके ब्लेड्स है, ब्लेड्स क्या करेगी, रोटेट करेगी। बोलो जब ये फैन रोटेट करेगा विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सो पूरा बॉडी जो है, पूरा बॉडी वो रोटेट कर रहा है ना विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। सो हर एक पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। एवरी पार्टिकल विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो यहां पे हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ऐसे। लाइक दिस। अब बोलो हर एक पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करता है, सो फॉर एवरी पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, कैन आई से हर एक सर्कुलर मोशन के लिए सेंटर कैसा होता है, कॉमन ना। एवरी पार्टिकल इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन विद अ कॉमन सेंटर। ये जो कॉमन सेंटर होता है हम क्या कहेंगे, एवरी पार्टिकल परफॉर्म्स सर्कुलर मोशन with common center. This common center is called center of rotation. ये कॉमन सेंटर को आप क्या कहते हो, सेंटर ऑफ रोटेशन। पार्टिकल्स सर्कुलर मोशन करता है, हर एक पार्टिकल जो सर्कुलर मोशन कर रहा है उन सब के लिए सेंटर जो है वो सेम है। वो कॉमन सेंटर को आप क्या कहते हो, सेंटर ऑफ रोटेशन। सो दिस इज सेंटर ऑफ रोटेशन। मैंने और एक बॉडी ली है, मान लो एनी पर्टिकुलर बॉडी ऑफ रैंडम शेप, है ना। नेचर में बहुत सारे बॉडीज है अलग अलग शेप के। सो मैंने एक रैंडम बॉडी ली है, अ बॉडी ऑफ अ रैंडम शेप। सो मान लो ये पर्टिकुलर बॉडी के लिए मैं एक्सेस यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ ऐसा कि ये पॉइंट यहाँ पे एक्सेस है, वो ये पॉइंट के अलग रोटेट कर रहा है। मतलब ऐसा कि अगर मैं एग्जाम्पल लूँ, इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, मान लो ये बुक का। सो कैन आई से, अब अगर मैं ऐसा कंसिडर करता हूँ कि मैं ये पॉइंट पे इसको होल्ड कर रहा हूँ, ये बुक को, और मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ। सो ये पॉइंट को मैंने क्या किया, फिक्स किया है, और ये बुक को मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ। सो मैं कोई भी पॉइंट कंसिडर कर सकता हूँ, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। मान लो मैंने ऐसा कंसिडर किया तो ऐसे रोटेट कर रहा हूँ। मान लो मैंने यहाँ पे कंसिडर किया तो मैं इसको ऐसे रोटेट कर रहा हूँ। सो आई कैन कंसिडर एनी पर्टिकुलर पॉइंट अबाउट विच दिस बॉडी कैन रोटेट। सो मैंने यहाँ पे ये पॉइंट को कंसिडर किया है, और जब मैं ये पॉइंट कंसिडर करूँगा, सो कैन आई से बॉडी इज गोइंग टू रोटेट। और जब भी बॉडी रोटेट करेगा तो उसके पास क्या होगा, एंगुलर वेलोसिटी ना। ट्रांसलेशन मोशन के लिए लीनियर वेलोसिटी, रोटेशनल मोशन के लिए एंगुलर वेलोसिटी। सो दिस इज ऑल्सो रोटेटिंग हियर विथ ओमेगा, यस और नो। सो बोलो जब ये पूरा बॉडी रोटेट करेगा तो हर एक पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। सो मान लो अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूँ कि यहाँ पे एक पार्टिकल है ऐसा, यहाँ पे एक पार्टिकल है ऐसा, यहाँ पे एक पार्टिकल है ऐसा। बोलो हर एक पार्टिकल के लिए, हर एक पार्टिकल के लिए जब वो सर्कुलर मोशन करता है ऐसा, 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 सो हर एक पार्टिकल का सेंटर कैसा होगा, कॉमन ना। दिस इज द कॉमन सेंटर। सो बोलो दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, सेंटर ऑफ रोटेशन। दिस विल बी कॉल्ड एज व्हाट, सेंटर ऑफ रोटेशन। सो ये भी सेंटर ऑफ रोटेशन, ये भी सेंटर ऑफ रोटेशन है। अब अंडरस्टैंड करना व्हाट इज एक्सेस ऑफ रोटेशन। एक्सेस ऑफ रोटेशन इज an imaginary line, an imaginary line passing through, an imaginary line passing through center of rotation and perpendicular to plane of rotation. An imaginary line passing through center of rotation and perpendicular to plane of rotation is called as axis of rotation. इस तरीके से हम डिफाइन करते हैं किसको, एक्सिस ऑफ रोटेशन को। An imaginary line passing through center of rotation and perpendicular to plane of rotation is called as axis of rotation. So वही बुक का ले लो। बोलो मैं पहले क्या कंसिडर करता है, ये पॉइंट ना ऐसा घूम रहा है। So अब इसको और अगर मैं टेक्निकली कंसिडर करूँ, सो बोलो ये पॉइंट से मैंने एक इमेजिनरी लाइन पास किया ऐसा।
सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, बोलो इसके अलॉन्ग रोटेट कर रहे हैं, यस और नो. सो कैन आई से ये प्लेन ऑफ रोटेशन है, ये प्लेन, बोलो एक्सिस कैसा है, परपेंडिकुलर है. सो एक्सिस ऑफ रोटेशन और प्लेन ऑफ रोटेशन कैसा होगा, परपेंडिकुलर. और ये लाइन कहां से पास होगा, सेंटर ऑफ रोटेशन से. यू गेट माई पॉइंट, यस और नो. फैन भी जब कंसिडर करता हूं, पोल होता है ना उसका, वो पोल उसका क्या है, एक्सिस है. बोलो कहां से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ रोटेशन से. और वो प्लेन ऑफ रोटेशन कैसा है, परपेंडिकुलर है. जो फैन है वो ऐसे रोटेट कर रहा है और पोल ऐसे पास हो रहा है. अरे यस और नो. सो दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन. बोलो इसमें और इसमें, कैन आई से इफ आई कंसीडर, तो ये कैसा है, कैन आई से ये जो हो रहा है एक प्लेन में हो रहा है ना. सो ये मैं कंसीडर करता हूं ऐसा 1D 2D. दिस इज 1 डायमेंशनल 2 डायमेंशनल, यस और नो. ये जो मोशन है ये कैसा है, 2 डायमेंशनल है ना, ऐसा प्लेन में हो रहा है ऐसा, लाइक दिस. सो इट इज, ऐसा बोल सकते हैं. चलो डायरेक्टली अगर पूरी तरह से डिफाइन किया, दिस इज 2 डायमेंशनल, ये दोनों 2 डायमेंशनल. अरे बाबा जब प्लेन रोटेट कर रहा है, व्हेन द बॉडी इज रोटेटिंग, इट इज रोटेटिंग इन अ प्लेन ना. फैन भी रोटेट कर रहा है प्लेन में, ये बुक भी रोटेट कर रहा था प्लेन में. सो दोनों कैसे 2 डायमेंशनल. 2 डायमेंशनल के लिए हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे डिफाइन किया. व्हाट अबाउट 3 डायमेंशनल, व्हाट अबाउट 3 डायमेंशनल. सो मान लो अगर मैंने एग्जांपल लिया अर्थ का, तो अर्थ कैसा है, 3D ऑब्जेक्ट है ना, स्फीयर. सो बोलो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसे होगा, थोड़ा सा अलग होगा, अंडरस्टैंड करना. अभी होगा क्या, मान लो अगर ये अर्थ है, सो यहाँ पे एक पार्टिकल है ऐसा उसका, यहाँ पे एक पार्टिकल है उसका, यहाँ पे एक पार्टिकल ऐसा, ऐसा n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए. सो कहना है ये पार्टिकल जब रोटेट करेगा, सॉरी बॉडी जब रोटेट करेगा, तो ये पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन. सो उसका सर्कुलर मोशन कुछ इस तरीके से होगा ना, लाइक दिस. बोले ये पार्टिकल का सर्कुलर मोशन कुछ ऐसा होगा, लाइक दिस. ये पार्टिकल का सर्कुलर मोशन कुछ ऐसा होगा, लाइक दिस. अरे बाबा अभी कैन आई से फॉर एवरी पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन हियर, हर एक पार्टिकल के सर्कुलर मोशन के सेंटर कैसा है, अलग अलग है ना. यहां पे सेंटर कैसा था, कॉमन था, बट यहां पे सेंटर कैसा है, अलग अलग है. तो सर अभी इसके लिए हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन को कैसे डिफाइन करेंगे. सो कोई प्रॉब्लम नहीं है. जब भी 3D ऑब्जेक्ट होगा और उसमें पार्टिकल, हर एक पार्टिकल जब सर्कुलर मोशन करेगा और हर एक पार्टिकल का जब सेंटर अलग अलग होगा, तो आपको क्या करना है, ये सारे सेंटर को ज्वाइन कर दे रहे हैं एक लाइन से ऐसा. दैट इज यू हैव टू कंसीडर लोकस ऑफ ऑल द सेंटर्स, you have to consider locus of all the centers, you have to join all the centers along a line na, and this line which is joining all the centers is said to be axis of rotation. इसके along ये rotate कर रहा है, and this axis of rotation is perpendicular to plane of rotation. Yes or no? This axis of rotation is perpendicular to plane of rotation. So 3D ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जितने भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं सबका सेंटर जो होता है वो अलग अलग होता है ना. सबका जो सेंटर होगा अलग अलग होगा. सो आप इसके लिए एक्सिस को कैसे डिफाइन करोगे, सब पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक लाइन बनाओगे, वो लाइन क्या होगा, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन हियर. सो फॉर 3D लोकस ऑफ ऑल द सेंटर कंसिडर करके आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइन करना होता है. समझ में आ रहा है. सो ये 2D के लिए कॉमन सेंटर है, वो कॉमन सेंटर से लाइन पास करो, वो उसका क्या बन गया, एक्सिस ऑफ रोटेशन. 3D ऑब्जेक्ट होगा तो ऐसा करना है. सो इस तरीके से हम लोग डिफाइन करते हैं किसको, एक्सिस ऑफ रोटेशन को. तो सेकंड डेफिनेशन क्या होगा, लोकस ऑफ ऑल द सेंटर्स, locus of all the centers making a line perpendicular to plane of rotation. Is called axis of rotation for 3D object. Do you get my point? तो ये और एक डेफिनेशन है उसका. अब आपको याद रखना है कि जब भी एक बॉडी रोटेट करेगा, सो इट इज गोइंग टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस. सो इसलिए कहीं पे भी क्वेश्चन में एमसीक्यू में आपको हमेशा देखो स्टेटमेंट ऐसा दिया होगा, अ बॉडी इज रोटेटिंग about an axis.
A body is always rotating about an axis. A body is always rotating about an axis. ये स्टेटमेंट होगा और आपको भी यही स्टेटमेंट यूज करना है हमेशा. अगर एक बॉडी रोटेट करे तो आपको हमेशा यही कहना है, अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस. अब क्लास एक्सिस ऑफ रोटेशन के टर्म्स में देयर आर सम पॉइंट्स व्हिच यू हैव टू रिमेंबर. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज, जो हमने पहले भी अभी स्टेटमेंट में यूज किया, एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड प्लेन ऑफ रोटेशन आर ऑलवेज perpendicular to each other. Axis of rotation and plane of rotation are always perpendicular to each other. हमेशा एक्सिस और प्लेन कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा. सो क्लास देखो, अभी अंडरस्टैंड करना है स्टेटमेंट का मतलब क्या होगा. तो क्लास कैन आई से, अभी हम जब एक्सिस कंसिडर करेंगे, सो अकॉर्डिंग टू अवर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे पास कितने एक्सिस है? देयर आर 3 एक्सिस ना, एक्स वाई एंड जेड. सो हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन बी अलोंग एक्स, हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन बी अलोंग वाई, हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन बी अलोंग जेड ना. अरे 3 डायमेंशन है ना भाई. सो ये 3 डायमेंशन में हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ कहाँ हो सकता है? इट कैन बी अलोंग एक्स, इट कैन बी अलोंग वाई, इट कैन बी अलोंग जेड. सो जब मैं अलग अलग एक्सिस के अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन को कंसिडर करूंगा तो देखो रोटेशनल मोशन कैसा होगा, अंडरस्टैंड करना. So how does a rotational motion take place about different axes? Understand this. So मान लो मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट कंसिडर किया ऐसा, like this. मैं ऐसा एक ऑब्जेक्ट कंसिडर कर रहा हूँ. So क्लास मान लो मैंने एक ऐसा ऑब्जेक्ट कंसिडर किया है. अब क्लास ये ऑब्जेक्ट का एक्सिस कैन बी अलोंग, एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन बी अलोंग एक्स एक्सिस, कैन बी अलोंग वाई, कैन बी अलोंग जेड. सो अंडरस्टैंड करना इसका रोटेशन कैसे होगा. मान लो पहला एक्सिस ऑफ रोटेशन में कंसीडर करो अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसा लाइक दिस. दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, लाइक दिस, ऐसा. सो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है जो इसके थ्रू पास हो रहा है. सो मान लो ऐसे रोटेट करेगा विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा. सो क्लास कैसे होगा अभी इसका रोटेशनल मोशन अंडरस्टैंड करना. क्या ऐसा है ना, और एक्सिस ऑफ रोटेशन किसके अलोंग जा रहा है? एक्स एक्सिस के अलोंग, ऐसा. इट इज गोइंग अलोंग एक्स एक्सिस. सो बोलो इसका रोटेशनल मोशन अभी कैसा होगा? अगर एक्सिस ऐसा है, इफ द एक्सिस इज लाइक दिस, सो कैन आई से प्लेन ऑफ रोटेशन और एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर. सो कैन आई से ऐसे घूमेगा, या तो ऐसे घूमेगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इट इज वन एंड द सेम. सो यहाँ पे ऐसा घूम रहा है वो डायरेक्शन कैसा भी चलेगा वो बाद में देखते हैं. सो कैन आई से अभी एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे तो ऐसे घूमेगा ना. सो बोलो एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अलोंग एक्स एक्सिस. सो ये कौन से प्लेन में रोटेट कर रहा है? कैन आई से इट इज रोटेटिंग इन वाई जेड प्लेन. अरे एक्स एक्सिस के अलोंग ये है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और प्लेन ऑफ रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन को परपेंडिकुलर होगा. सो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन एक्स एक्सिस के अलोंग है, सो प्लेन ऑफ रोटेशन कौन से प्लेन में होगा? उसको परपेंडिकुलर ना, वाई जेड प्लेन. एक्स एक्सिस को परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन होगा? वाई जेड प्लेन. सो यहां पे मैं क्या कहूंगा कि फॉर एक्सिस ऑफ रोटेशन अलोंग एक्स एक्सिस, ऐसा ले लिया इसको, एक्स एक्स डैश. सो कैन आई से प्लेन ऑफ रोटेशन कौन सा होगा? वाई जेड प्लेन. समझना चाहिए अभी आपको, ये वाई जेड प्लेन ऐसा रोटेट कर रहा है, ये वाई जेड प्लेन है, उसका कोऑर्डिनेट किसके रिस्पेक्ट से चेंज होगा? वाई एंड जेड. बोलो सेकेंड, इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग, इफ द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अलोंग वाई एक्सिस, ऐसा ऐसा है. दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन. सो बोलो इसका भी रोटेशनल मोशन कैसा होगा? ऐसा है ना एक्सिस, ये है ऐसा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लाइक दिस अलोंग वाई एक्सिस. सो बोले कैसे घूमेगा? ऐसा ना. प्लेन ऑफ रोटेशन हैज टू बी परपेंडिकुलर. तो अगर एक्सिस ऐसा है, सो प्लेन ऑफ रोटेशन ऐसा होगा ना, ऐसा. सो कैन आई से ये एक्सिस ऑफ रोटेशन किसके अलोंग है? वाई एक्सिस. सो बोलो प्लेन ऑफ रोटेशन क्या होगा? कैन आई से इट इज गोइंग टू बी एक्स जेड प्लेन. कौन सा प्लेन होगा? एक्स जेड प्लेन. सो कैन आई से यहां पे सेकंड में क्या होगा? एक्सिस ऑफ रोटेशन इज अलोंग
y axis, plane of rotation is along xz plane. थर्ड क्या होगा, कैन आई से एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन बी अलॉन्ग z एक्सिस. सो ऐसा होगा ना z एक्सिस, तो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ बोर्ड. सो लाइक दिस, ऐसा बाहर आ रहा है आउटवर्ड ना, लाइक दिस, z z डैश, ये y y डैश होगा लाइक दिस. सो कैन आई से ऐसा लाइक दिस इज अलॉन्ग z एक्सिस, बराबर है. तो इसका रोटेशनल मोशन कैसा होगा, लाइक दिस. सो पहले कैसा था, ऐसा था. सो लाइक दिस इन वाई जेड प्लेन, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग. फिर वाई एक्सिस तो कैसा था, ऐसा था. यस और नो. सो इन एक्स जेड प्लेन अभी कैसा है, जेड एक्सिस के अलॉन्ग है. सो कैसे घूमेगा, ऐसा ना. अरे परपेंडिकुलर ना भाई, प्लेन ऑफ रोटेशन, तो ऐसा ना. सो कौन से प्लेन में घूम रहा है, एक्स वाई प्लेन. कौन से प्लेन में घूम रहा है, एक्स वाई प्लेन. आई होप यू आर गेटिंग दिस. सो यहां पे जब होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन along z axis, so plane of rotation is x y plane. plane of rotation कैसा होता है, x y plane. वेरी 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 इंपॉर्टेंट है समझना कि वो रोटेट कैसे करने वाला है. आपको हमेशा याद रखना एक्सिस ऑफ रोटेशन और प्लेन ऑफ रोटेशन कैसा होगा, परपेंडिकुलर. अगर ऐसा होगा तो ये हमको केस मिलेगा. सो आई होप क्लास ये जो भी मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है, दिस इज वेरी वेरी मच क्लियर विथ यू. ये सब आपको क्लियर है. कुछ और पॉइंट्स है जो हमको डिस्कस करना है, फ्यू पॉइंट्स अंडरस्टैंड करना. अब क्लास ये पॉइंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक्सिस ऑफ रोटेशन can be decided by us. एक्सेस ऑफ रोटेशन हम डिसाइड कर सकते हैं. एक बॉडी को अगर रोटेट करवाना है तो उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन कहां से पास होगा, कैसे पास होगा, ये हम डिसाइड कर सकते हैं. सो दो पॉइंट याद रखना है, एक्सेस ऑफ रोटेशन कैन बी डिसाइडेड बाय अस, और एक्सेस ऑफ रोटेशन बॉडी के कोई भी पॉइंट पे हो सकता है. आप उसको कोई भी पॉइंट के अलॉन्ग रोटेट करवा सकते हो. मतलब देखो ना, ये बॉडी है. सो एक्सिस ऑफ रोटेशन मान लो ये पॉइंट से पास हो रहा है, ऐसा टेंजेंशियल है ना, टेंजेंट होगा ना ये, तो ऐसे रोटेट कर रहा है. एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास हो रहा है तो भी रोटेट करेगा. एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ से पास हो रहा है ऐसा, तो ये ऐसा डोर जैसा ना, हिंज, तो ऐसे रोटेट करेगा. यस और नो. एक्सिस ऑफ रोटेशन आप ऐसा कंसिडर कर रहे हो कि इट शुड पास लाइक दिस, सो ऐसे रोटेट करेगा. यस और नो. इट शुड पास लाइक दिस, तो ऐसे रोटेट करेगा. इट शुड पास लाइक दिस, यहाँ से पास किया आपने तो ऐसे रोटेट करेगा. इट शुड पास लाइक दिस, तो ऐसे रोटेट करेगा. तो आप एक्सिस ऑफ रोटेशन को कोई भी पॉइंट से पास कर सकते हो, कैसे भी डिसाइड कर सकते हो. द बॉडी विल रोटेट. सो एक्सिस ऑफ रोटेशन कैन बी डिसाइडेड बाय अस. डू यू गेट माय पॉइंट. तो एक्सिस ऑफ रोटेशन को हम डिसाइड कर सकते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सेकेंड ये कि एक्सिस ऑफ रोटेशन को बॉडी भी डिसाइड कर सकता है, बट वो कब होगा अंडरस्टैंड करना. मान लो एक बॉडी फ्री रोटेशनल मोशन कर रहा है. फ्री रोटेशनल मोशन मतलब वो कैसा होगा, मान लो अगर ये मार्कर लिया मैंने, तो मैंने उसको ऐसा थ्रो किया ऐसा ऊपर, तो बोलो क्या किया, रोटेट किया ना. यस और नो. सो व्हेन आई एम थ्रोइंग इट लाइक दिस, इट इज रोटेटिंग. सो मैं इसको कैसे भी रोटेट करवा सकता हूँ, ऐसे भी ना. सो इट कैन रोटेट. यस और नो. और जब ये रोटेट कर रहा है, सो इसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, फोर्स करेगा, फ्रीली रोटेट कर रहा है ना. सो दिस इज सेड टू बी फ्री रोटेशनल मोशन. अर्थ का रोटेशनल मोशन अगर कंसिडर किया, सो अर्थ को कोई रोटेट करवा रहा है क्या, अर्थ का इनहेरेंट प्रॉपर्टी है ना रोटेट करना. सो वो फ्री रोटेशनल मोशन है, वो उसका इनहेरेंट प्रॉपर्टी है, खुद से रोटेट कर रहा है. सो वो क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी. इसको हम लोग क्या कहते हैं, फ्री रोटेशनल मोशन. और याद रखना क्लास, जब भी एक बॉडी फ्री रोटेशनल मोशन करता है तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बाय डिफॉल्ट कहां से पास होता है. याद रखना, उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा उसके सेंटर ऑफ मास से पास होगा. एक्सिस ऑफ रोटेशन हमेशा कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ मास से. कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ मास से. इफ अ बॉडी इज फ्रीली रोटेटिंग, एक्सिस ऑफ रोटेशन विल ऑलवेज पास थ्रू द सेंटर ऑफ मास. और ये भी पॉइंट याद रखना कि बाय डिफॉल्ट अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइंड नहीं है,
अगर आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन डिफाइंड नहीं है, क्वेश्चन वगैरह में नहीं दिया है, सो बाय डिफॉल्ट आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से लेना है, किसके थ्रू लेना है, सेंटर ऑफ मास से। क्योंकि बॉडी को नेचुरली क्या चाहिए कि एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास होना चाहिए, सेंटर ऑफ मास से। अरे आपने जब फ्री रोटेशनल मोशन दिया, आपके कंट्रोल में नहीं है, तो उसे बाय डिफॉल्ट कहाँ से पास किया, सेंटर ऑफ मास से ना। मतलब बॉडी को क्या चाहिए, वो कहाँ से पास होना चाहिए, हमेशा सेंटर ऑफ मास से। हम डिसाइड कर सकते हैं अलग अलग एक्सिस, वी कैन चेंज, बट फॉर द बॉडी नेचुरल एक्सिस कौन सा होता है, दैट पासेस थ्रू सेंटर ऑफ मास। सो जब भी बॉडी फ्रीली रोटेट करेगा तो उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ मास से। और बाय डिफॉल्ट हम ये चैप्टर में अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन कंसिडर करेंगे तो हमेशा कहाँ से पास होगा, सेंटर ऑफ मास से। सो देखो ना, अर्थ, मान लो ये अर्थ ही है, अर्थ रोटेट कर रहा है, अर्थ इज रोटेटिंग। सो बोलो अर्थ जब रोटेट कर रहा है, बोलो उसका एक्सिस कहाँ से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ मास से ना। उसका जो सेंटर होता है वही क्या होता है, सेंटर ऑफ मास। सो यू कैन सी द एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पासिंग थ्रू व्हाट, सेंटर ऑफ मास। इस तरीके से वर्क करता है, इस तरीके से कौन वर्क करता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन। दिस आर द पॉइंट्स which you have to remember for axis of rotation. So I hope class axis of rotation क्या होता है, this is very much clear with. Class आज का last part discuss कर लेते हैं, that is for first lecture, the last part that is rotational kinematics. ऐसी rotational kinematics क्या होगा class, कि मान लो मैंने यहाँ पे एक random body ली है, ये उसका axis of rotation है, and यहाँ पे it is rotating about this axis of rotation with an angular velocity omega. And this angular velocity omega right now is constant. So अभी के लिए इनिशियली हमने constant कंसिडर की है। So बोलो इसमें होता क्या है, जब ये बॉडी रोटेट करेगा तो हर एक पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। सो इफ आई टेक अ पर्टिकुलर पार्टिकल हियर, मान लो यहाँ पे एक पार्टिकल है, दिस इज पार्टिकल ए, दिस इज पार्टिकल ए हियर। बोलो जब ये बॉडी रोटेट करेगा तो ये पार्टिकल क्या करेगा, सर्कुलर मोशन। सो ये पार्टिकल का सर्कुलर मोशन कुछ इस तरीके से होगा ना, लाइक दिस, दिस इज द सर्कुलर मोशन लाइक दिस। अब अगर ये सर्कुलर मोशन में पार्टिकल यहां से यहां आता है ऐसा, फ्रॉम ईयर टू ईयर लाइक दिस, सो कैन आई से जब वो यहां से यहां आएगा तो उसका जो रेडियस वेक्टर होगा वो क्या ट्रेस करेगा, एंगल ना। और वो एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ जाएगा तो इसके पास क्या होगा, लीनियर वेलोसिटी होगा, इट विल हैव लीनियर वेलोसिटी। सो यहाँ पे मान लो उसका लीनियर वेलोसिटी इज़ v, यहाँ पे भी उसका लीनियर वेलोसिटी कैसा होगा, v। अरे कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी घूम रहा है ना, तो इसका सर्कुलर मोशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म स्पीड। सो v रिमेन्स कांस्टेंट। और v कैसा होगा, r को परपेंडिकुलर, टेंजेंशियल होता है ना वो, और r कैसा होता है, रेडियल। सो बोलो यहाँ से यहाँ क्या होगा, उसका लीनियर डिस्प्लेसमेंट कंसिडर कर सकते हो ना। ये तो एंगुलर हो गया, ये सिर्फ देखा तो कैसा होगा, लीनियर। सो ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट होगा इसको मैं क्या कंसिडर करता हूँ, एस ना। आई विल कंसिडर दिस डिस्प्लेसमेंट टू बी एस। सो हम सर्कुलर मोशन चैप्टर स्टडी कर चुके हैं। सो इफ आई टेक दिस पर्टिकुलर सेक्शन, कैन आई से द वेरी फर्स्ट थिंग विच वी गेट इज S is equal to r theta, where S is a linear displacement, theta is angular displacement. Second क्या होगा, V equal to r omega ना, where V is what? What is V? V is linear velocity, omega is angular velocity. Third क्या होता है, A is r alpha, yes or no, where A is what? Linear acceleration, tangential acceleration. And what is alpha? Alpha is एंगुलर एक्सेलरेशन। ऐसा फॉर्मूला आपने स्टडी किया होगा। अस्सी क्लास कैन आई से एस इज इक्वल टू आर थीटा तो है, कैन आई से यहाँ पे दिस ओमेगा कैन ऑल्सो बी रिटन एज डी थीटा बाई डी टी, एंड दिस अल्फा कैन ऑल्सो बी रिटन एज डी ओमेगा बाई डी टी। बोलो अल्फा जीरो कब होता है, कैन आई से अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, सो ओमेगा इज कॉन्स्टेंट ना, और अगर ओमेगा कॉन्स्टेंट है तो चेंज नहीं होगा। इफ देयर इज नो चेंज इन ओमेगा, अल्फा क्या आएगा, जीरो। सो अगर ये बॉडी रोटेट कर रहा है विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, सो हर एक पार्टिकल का एंगुलर वेलोसिटी भी क्या होगा, ओमेगा, तो चेंज नहीं होगा। ओमेगा कैसा होगा, कांस्टेंट। और अगर ओमेगा कांस्टेंट है सो अल्फा कैसा होगा, जीरो। मतलब वो कौन सा मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। So if a body is rotating with a constant angular velocity omega, every particle in the body is going to perform uniform circular motion. Therefore alpha will be zero. So यहाँ पे भी ये जीरो होगा ना, अल्फा जीरो होगा तो ए भी कैसा होगा, जीरो फॉर यूसीएल। बोलो ये अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी, ए इज इक्वल टू आर अल्फा कब पिक्चर में आता है,
व्हेन इट इज नॉन यूसीएम, मतलब जो बॉडी रोटेट कर रहा है, जो बॉडी रोटेट कर रहा है उसका ओमेगा बार बार चेंज हो रहा है। सो जब इसका ओमेगा बार बार चेंज होगा तो कहना से उसके जो पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं उनका भी ओमेगा बार बार चेंज होगा, और अगर उनका ओमेगा बार बार चेंज हो रहा है तो क्या आ रहा है, अल्फा ना। एंड इफ देयर इज अल्फा, अगर उसका ओमेगा बार बार चेंज हो रहा है, देयर इज चेंज इन ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, उसको मैं क्या कहूंगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। सो पार्टिकल्स क्या परफॉर्म करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका हम एग्जाम्पल भी ले सकते हैं ना, इफ आई टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ फैन, बोलो फैन का अगर मैंने रेगुलेटर घुमाया, इफ आई एम चेंजिंग द स्पीड ऑफ द फैन, ओमेगा चेंज करो बाय द रेगुलेटर। सो अगर मैंने ओमेगा को इंक्रीज किया, ओमेगा इज इंक्रीजिंग, सो आपने सर्कुलर मोशन में पढ़ा है कि मान लो ओमेगा का डायरेक्शन ये है और ओमेगा बढ़ रहा है, तो अल्फा और ओमेगा का डायरेक्शन कैसा होगा, सेम। मान लो इफ ओमेगा इज डिक्रीजिंग, सो अल्फा और ओमेगा का डायरेक्शन कैसा होगा, ऑपोजिट। सो इफ ओमेगा इज इंक्रीजिंग, अल्फा एंड ओमेगा हैव सेम डायरेक्शन. If omega is decreasing, alpha and omega have opposite direction. And if omega is constant, there is no alpha. Alpha is 0. You know this. Yes or no? अगर आपने रेगुलेटर बढ़ा दिया, so ओमेगा बढ़ेगा, है ना, 1 से 2, 2 से 3 किया स्पीड को, so ओमेगा बढ़ेगा, तो अल्फा और ओमेगा का डायरेक्शन कैसा होगा, सेम. एंड इफ रेगुलेटर को कम किया, 3 से 2, 2 से 1, so ओमेगा डिक्रीज होगा, so अल्फा एंड ओमेगा आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन. डू यू गेट माई पॉइंट? और अल्फा 0 कब होगा, जब यूसीएम होगा. तो ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, फॉर नॉन यूसीएम. डू यू गेट माई पॉइंट? और लास्ट पॉइंट यहाँ पे जो होता है, बोलो जब पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, सो कहना ऐसे ये सब तो है ही, बोलो उनका टाइम पीरियड क्या होता है, 2 पाई बाय ओमेगा, विच इज इक्वल टू वॉट, 2 पाई आर बाई वी, एंड दिस ओमेगा कैन ऑल्सो बी रिटन एज 2 पाई एन. आई होप ये सब याद है आपको. तो ये सब फॉर्मूला है उसके. ये क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, ये क्या टाइम पीरियड है ना. सो ये सब आपको पता होना चाहिए कंसिडरिंग रिगार्डिंग अ सर्कुलर मोशन. ये सब रिलेशंस आपने डिराइव किए हुए. और जब मैं बात करता हूँ अबाउट एक्सेलरेशन इन सर्कुलर मोशन, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन. बोलो एक जो नेसेसरी है वो कौन सा है, कैन आई से इट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विच इज v स्क्वायर बाय r, विच इज v ओमेगा, विच इज ओमेगा स्क्वायर r. बोलो ये क्या चेंज करता है, इट चेंजेस डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ना, जिसकी वजह से सर्कुलर मोशन होता है. अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नहीं होगा तो सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल. अरे यस और नो. और सेकेंड एक्सेलरेशन जो इसके पास हो सकता है वो कौन सा होता है, टेंजेंशियल ना, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, आर अल्फा, विच इज डी ओमेगा बाई डी टी. ए टी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं ना, डी वी बाई डी टी. ये तो उसका एक्चुअल फॉर्मूला है. टेंजेंशियल मतलब लीनियर एक्सेलरेशन का. अरे यस और नो. बोलो ये सिर्फ कब पिक्चर में आता है, व्हेन देयर इज नॉन यूसीएम. व्हेन देयर इज नॉन यूसीएम, सिर्फ यूसीएम होगा तो कौन सा आएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. और बोलो ये क्या चेंज करता है, चेंजेस मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ना. ये मैग्नीट्यूड चेंज करा किसका, वेलोसिटी का. तो ये क्या चेंज करता है, डायरेक्शन. ये क्या चेंज करता है, वेलोसिटी. सो जब एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है तो उसका काइनेमेटिक्स ये होता है, दिस इज द काइनेमेटिक्स. सो कैन ऐसे ऐसा हर एक पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा, सो हर एक पार्टिकल का ऐसा काइनेमेटिक्स होगा. और कैन ऐसे सारे पार्टिकल्स को मिलकर ये बॉडी का पूरा रोटेशनल मोशन होगा. सो अगर पार्टिकल्स का काइनेमेटिक्स मुझे पता है तो सारे पार्टिकल्स का काइनेमेटिक्स मिलके मैं पूरे बॉडी का काइनेमेटिक्स बना सकता हूं ना. सो इफ आई नो द इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल्स, आई कैन गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडी, एंड दिस इज द टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट द पार्टिकल. एंड बाय दिस वी विल बी एबल टू गेट एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉडी. सो ये सब इंफॉर्मेशन को यूज करके ही मुझे क्या करना है, बॉडी के डिफरेंट इंफॉर्मेशन को स्टडी करना है. एंड नाउ फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर